जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाजी मोहम्मद सावी से। आज की सावी बैठक में तमाम देखने और सुनने वालों को सावी की जानिब से सलाम और सबको खुशामदीद। तो आज की सावी बैठक का जो मकसद है, जो उन्वान है, वो हमने आज गंदम के हवाले से और इसी तरह तेलदार अजनास, ख़ास तौर पे कनोला, राया और सरसों वगैरह, इनके हवाले से जो जो आजकल के मराहिल हैं उन पे बातचीत करनी है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं, जिनको किसी भी तारुफ की कमी नहीं है। तो इंशाल्लाह उनसे भी उनकी ओपिनियन ली जाएगी। तो आज का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली तीन चार फसलों पे मुश्तमिल है। तीन चार फसलों का हमने जो है वो जिक्र करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए से, अमेरिका से इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और आपको सारी बैठक में खुशामदीद। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद वसी साहब, जो कि एक वसी तजर्बा रखते हैं गंदम के हवाले से और मुख्तलिफ़ फसलों के हवाले से। तो आपको भी खुशामदीद। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब, जिनका ताल्लुक कक्कड़गिल शेखुपुरा का एक गांव है, तो उससे है। बेसिकली डॉक्टर साहब एक फार्मर भी हैं और अपना फार्म भी चला रहे हैं और माशाल्लाह से इनका काफ़ी वसी ज़राअत के हवाले से तजर्बा है। तो इसी हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे गंदम के हवाले से, क्योंकि गंदम का जो सीज़न है वो शुरू है और किसान जो है वो गंदम की बिजाई में मसरूफ़ हैं। तो काफ़ी किसानों को जो जो मसाइल पेश आ रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को एड्रेस करें। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर एडवाइस दी जाए, ताकि उनको जो है उनकी फसलों में ये फ़ायदा हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले हाफिज वसी साहब से, कि वो अपना जो गंदम के हवाले से तजर्बा है वो शेयर करें, बेसिकली पिछले साल के हवाले से और इस साल के हवाले से बताएं कि मौसम के हवाले से सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गंदम का वो क्या पोटेंशियल देखते हैं और गंदम की जो बिजाई हो रही है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका फार्मर को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो जी, ओवर टू यू हाफिज वसी साहब जी। अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम तो सलाम। मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई है कि भाई ये आप ये नेक काम करते हैं, इसीलिए मैं कभी हेजिटेट नहीं करता इसमें शामिल होने के लिए। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है गंदम का, क्या कहते हैं कि मेरा वसी तजर्बा है, लेकिन इसके बावजूद तजर्बा जो है वो चलता रहता है। आप लोगों की बात सुनेंगे, आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा, आपको नए मसाइल आएंगे, आप उनका हल ढूंढेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमने एक काम किया है पिछले दो दो साल से। डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब का एक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक बायोस्टिमुलेंट, उसका नाम है सुरगात। जी जी। अच्छा, ये पिछली मरतबा 1129 फार्मर्स ने लिया, 1129 फार्मर। और हम हर साल देखते हैं कि ये 1129 फार्मर जो पिछले साल जिन लोगों ने लिया है, इसमें पैदावार के जो टॉप के जो आदमी होते हैं, हम उनसे कुछ सवालात पूछते हैं और वो सर्वे करते हैं। उस सर्वे की बुनियाद पर फिर हम लोगों को बताते हैं कि हमने वैरायटी कौन सी चुननी है, टाइमिंग कौन सा है, प्री एमरजेंस, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड उसका क्या है, फर्टिलाइजेशन प्लान क्या है, और सुरगाब का इस्तेमाल उन्होंने कब तक किया। तो ये कोई तकरीबन आदमी हमें मिले 50 मन से ऊपर लेने वाले, वो आदमी ज़्यादा थे, 600 के करीब। तो हमने फिर कम करके हम आ गए 200 पर। और 200 वो आदमी हैं जिन्होंने 60 मन से ज़्यादा जन्म ली। और उसमें एक साहब हैं, शफीक मिठू, अलमारूफ समोसे वाले,
उकाड़े के वो रहने वाले हैं, समोसे की उनकी बड़ी दुकान थी, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उनकी 62.5 मन जमीन की औसत पैदावार आई। अच्छा। अच्छा, ये अब हमने जो पहला सवाल कि उन्होंने कौन कौन सी वैरायटीज इस्तेमाल की हैं, तो पता ही चला कि तीन के नाम सबसे ऊपर आए। एक अकबर 19 था, दूसरा दिलकश था और तीसरा फखरे बकर। यानी कि ये 200 आदमी जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, जिनकी 600 से ज़्यादा जिनकी 60 मन से ज़्यादा पैदावार आई है। एक में 82 भी आया है, लेकिन हमने ये लगाया है कि मिनिमम कहाँ से वो शुरू होते हैं, तो वो 60 से शुरू होते हैं। और उन्होंने इन तीनों में से कोई एक वैरायटी, और बल्कि वो 200 में ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने एक वैरायटी पर इनिशाल नहीं किया। उन्होंने दो वैरायटी लगाई, तीन वाले भी शामिल हैं। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक वैरायटी, जब उनको यकीन था कि ये अकबर 19 बहुत अच्छी है, तो उन्होंने दिलकश और फखरे बकर क्यों लगाई, तो उन्होंने कहा कि ये हम सारे अंडे जो हैं एक बास्केट में नहीं रखना चाहते थे, तो ये हमारे ऑन गोइंग इल्म के अंदर भी इजाफा होगा कि किस वैरायटी ने ज़्यादा परफॉर्म की। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि इसमें पहले लगाने वाला 28 अक्टूबर का था और आखिरी लगाने वाला 15 नवंबर। तो ये एक नई चीज़ इसके अंदर आई है कि इस ब्रैकेट में जिन लोगों ने लगाया वो 60 मन से ऊपर तक गए, और जो आगे पीछे हुए उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। तीसरी चीज़ जो हमने देखी है इसके अंदर, वो ये देखी है कि डायरेक्ट रील लगाने वालों में ज़्यादा इजाफा हुआ। और ये डायरेक्ट रील जो है, ये आपका सियालकोट, गुजरांवाला, अब्दाबाद, अपील, फैसलाबाद, ये यहाँ तक डायरेक्ट रेल ज़्यादा प्रमोट हुई है। और नीचे जो है जनूबी पंजाब तक, वहाँ सिर्फ ड्रिल तक लोग गए हैं, तो इस तरफ कम आए। फिर हमने ये देखा कि इसमें प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस में क्या लोगों ने प्रेफरेंस किया। तो फॉर्चुनेटली ये 200 के 200 जो थे, इनमें से एक भी आदमी जो था वो पोस्ट एमरजेंस का नहीं, ये सारे के सारे प्री एमरजेंस वाले थे। और इससे पहले जो जो और इसके अलावा अगर हम इस स्पेक्ट्रम को बड़ा कर लें, 300 या 400 फार्मर को कर लें, तो उसमें पोस्ट एमरजेंस वाले भी। और प्री एमरजेंस के अंदर जो कम्बिनेशन सबसे अच्छी आई है वो मैक्सीबुजीन और जमा पेंडिमेथिलीन, ये असल सबसे अच्छी उसकी जो कम्बिनेशन थी। और इन लोगों में ये वही लोग थे जिन्होंने लगाने के साथ ही उसी दिन या उससे अगले दिन उन्होंने इसका स्प्रे कर दिया। और उनका कहना ये था कि ये रिजल्ट बड़े गजब के थे। एक साहब, एक शफीक मिट्टू साहब ही थे, उन्हें मेट्रीबुजी नहीं मिली, उन्हें पेंडीमेथिलिन मिली, और वो उन्होंने 1.5 गुना डोज करके वो उसको लगा दिया, इस्तेमाल कर लिया। और उनका कहना ये था कि वाइल्ड ओट जो है, जंगली गई, वो तो मुझे कहीं थोड़ी बहुत ही नजर आई, लेकिन बाकी तमाम जो जड़ी बूटियां जो है वो पेंडीमेथिलिन अकेले ही ले गई। तो ये एक जनरल आउटलुक है। और ये मैं कल परसों चौथ ये यूट्यूब चैनल पर ये सर्वे कराएंगे। इसी के साथ ये हमने देखा है कि 25 से 30 दिन के अंदर सुरगाब के साथ एनपीके मिलाकर इन सब ने स्प्रे किया, और फिर गोब की हालत में भी उन्होंने सुरगाब और एनपीके को मिला के स्प्रे किया। शफीक मिट्टू साहब का नाम तीसरी मरतबा मैं ले रहा हूँ कि वो एक छोटा जिम्मेदार है। और जब उसने मुझसे पूछा कि जी मैं सुर्गाव कर लूँ, तो मैंने कहा अब टाइम निकल गया। हेलो। सॉरी हेलो। टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है ऑयल सीड डिपार्टमेंट से अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा में साइंटिफिक ऑफिसर हैं जनाब हाफिज़ साद बिन मुस्तफ़ा साहब। हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनके तहे दिल से मशहूर है कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला हमारे किसानों के लिए।
तो इसी तरह आप डॉक्टर साहब आप बता रहे शुक्रिया थे। जी, थैंक यू, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, वेलकम सर। इसी और तरह आपकी हाफिज साहब अभी मेहरबानी, आप बड़े आपकी ही मेहरबानी, दिलचस्प जो है वो आपकी नताज मेहरबानी शेयर है, कर रहे हैं। अगर आप आपकी इन मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है कि आपने एक हाफिज को दूसरे हाफिज से मिलवा दिया। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। ये बताइएगा कि अभी आप स्वर्गाब के नताज बता रहे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन नताज हैं। तो इस हवाले से ये थोड़ा गाइड कीजिएगा कि स्वर्गाब को कब अप्लाई करना चाहिए और कितनी मिकदार में ये अप्लाई करना चाहिए, ताकि किसानों की मजीद रहनुमाई हो जाए। जी, ओवर अच्छा, टू यू। हमने हमने तो जो रिकमेंड किया है, और ये हमने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्रॉप पर देखा है। बेसिकली ये जवार का एक्सट्रैक्ट है। सही सही। तो जी जी, आप बेसिकली आवाज़ आ रही है। बेसिकली ये जवार का एक्सट्रैक्ट है, और इसको हमने मुख्तलिफ फसलों पर भी किया, लेकिन हमारा मेन फोकस जो था वो गंदम था। मूंजी के ऊपर भी इसके बहुत गजब के असरात आए। अब इसको हम 25 से 30 दिन के दरमियान में 3 लीटर की एक बोतल है, जिसके अंदर ना बदबू है ना खुशबू है, और वो उसकी कीमत 900 रुपये 3 लीटर, यानी कि वो बिल्कुल कास्ट प्राइस पर ही वो आता है। वो मिलाकर उसमें 2 लीटर हम एनपीके या 2% कह लीजिए, वो 2% एनपीके मिलाते हैं। ये 25 से 30 दिन के दरमियान में कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे तजुर्बे में ये बात आई है कि इस दौरान वो टिलरिंग को प्रमोट करता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, और फिर उसके बाद हम 50 से 60 दिन के दरमियान में, और उस गोद की हालत में फिर इसको इसी तरह, ये 3 लीटर जिसकी कास्ट सिर्फ 900 रुपया है, उसके अंदर हम 2% जो है एनपीके मिलाते हैं, वीडियो भी उसका ऑन कर स्प्रे ली। किया। तो वी आर सेटिस्फाइड। इसमें लॉजिंग पर भी असर पड़ा है उसका, लॉजिंग पर भी असर पड़ा है उसका, कि कम लॉजिंग हुई है यहाँ पर, और दाने उसके मोटे हुए हैं। और इसी बुनियाद पर जितना दाना मोटा होगा, जाहिर है उसकी पैदावार भी, उसका वजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। जी, थैंक यू हाफिज साहब। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए हैं इंडिया से एक माहिर ज़राअत भी हैं, कुलदीप सिंह। हम उनको अपने सावी बैठक प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच कुलदीप सिंह साहब, यू हैव स्पेयर योर टाइम फॉर अस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। सो वी विल टेक योर ओपिनियन इंशाल्लाह। थैंक यू। सो अभी हम आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। जिस तरह गंदम का जो सबसे पहले बिजाई का वक्त है, जो आमतौर पे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 1 नवंबर से 10 दिसंबर इसका जो बेहतरीन टाइम है बिजाई का। तो इसी हवाले से कुछ जो साइंसदान हैं वो 30 नवंबर तक कहते हैं, कुछ साइंसदान जो है वो 10 दिसंबर तक भी ले जाते हैं, जो वक्त पर हम गंदम की काश्त करते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब, जो एक फार्मर भी हैं बजाते खुद, और हम उनसे जानते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो गंदम का बेहतरीन वक्त है वो कौन सा है। और इसी तरह हम इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब की ओपिनियन भी लेंगे। तो ओवर टू यू डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब जी। जी शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे सब लोग माहिरीन बैठे हुए हैं, और उनकी सबकी राय बहुत कीमती है। तो गंदम की बिजाई के लिए टेम्परेचर और आपके जो अ, पिछली फसल है उसको आपको समेटने में जो टाइम लगता है, तो प्रेफरेबल तो जैसे सबने कहा कि 10 नवंबर जो है ना आइडियल डेट है सेंट्रल पंजाब के लिहाज से। इसमें आप अगर थोड़ी अगेती मौसम जल्दी ठंडा हो जाए जैसे इस साल हुआ था, तो आप एंड अक्टूबर से कर सकते हैं काम। और फिर अगर आपकी मजबूरी है तो फिर इसको नवंबर के पूरे महीने में लगा सकते हैं। असल चीज़ें जो हैं वो बीज का सही इंतखाब और बीज की प्राइमिंग जो है ये हमें करनी चाहिए। अच्छा, कितना उसका मेरा आ गया? और शरह बीज भी जो है वो आपने मुनासिब रखनी है।
तो आपके कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो मैं उनका जवाब दे देता हूँ, लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं। जी, से काश हम बहुत करते हैं। शुक्रिया। अभी हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अख्तर अली साहब ने। हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे साथ ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सुल्तान अदील साहब ने, जो कि एग्री बिजनेस एक्सपर्ट हैं। तो आपको भी खुशामदीद। तो इसी हवाले से आगे बढ़ते हैं। जो बेहतरीन गंदम का बिजाई का वक्त है वो तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया। और इसी तरह गंदम को किस तरीके से बिजाई करनी है, मतलब हम आमतौर पर छटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर किसान अभी भी छटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी हवाले से मैं इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब को जो है ना वो दावत दूंगा कि वो आए, वो बताएं कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि आजकल काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर अख्तर साहब और कुलदीप सिंह साहब। जी, ओवर टू यू इंजीनियर मुश्ताक साहब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने बहुत मशकूर हूँ कि आज बैठक का जो आपने शुरुआत की है वो दो हफ़ाज़े कुरान जो है हमारे जनाब हाफिज़ वसीम अहमद खान साहब और हमारे हाफिज़ साद बिन साहब, इनके ज़रिए, और फिर सबसे बढ़कर जो है आपने एक प्रोग्रेसिव फार्मर का जो दिया है, जो हमारे डॉक्टर अबुल फजल साहब, और इसी वक्त मेरी रिक्वेस्ट पर हमारे ईस्ट पंजाब से, इंडिया से कुलदीप सिंह संधू साहब जो है वो फार्मर भी हैं और सीड भी, वो सीड बिजनेस में भी हैं, और हमारे इस पूरे रीजन के बारे में पाकिस्तान में भी वो काफ़ी दफ़ा आए हैं। तो इस प्रोग्राम, ये इस हिसाब से ये जो आज की बैठक है, और फिर उसके बाद अभी डॉक्टर अख्तर अली साहब जो हमारे रिनाउंड ब्रीडर हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो मैं एक्सपर्ट से के दरमियान इतना हायल नहीं होना चाहता और आपके, तो मैं सिर्फ दो चीज़ों का अर्ज करूंगा इस हवाले से। डॉक्टर अबुल फजल साहब ने बात की जो है इसकी टाइम के मुताबिक, तो मैं ये पंजाबी में जो कहते हैं कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टकरा, सब तो पहले ये जो है हमें टाइम ऑफ सोइंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में डॉक्टर साहब ने फिर दिया कि जिसके लिए हमने देखना है कि आइडियल टेम्परेचर क्या है, और डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि 10 अक्टूबर के एंड से शुरू करते हैं या 20-25 अक्टूबर से, और इसको जो है 20 नवंबर तक टर्मिनेट करते हैं। तो ये एक चीज हमारे लिए जो इंतहाई जरूरी है कि टाइम जो है। दूसरी चीज जो है मैं वो है कि बीज के बारे में डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर अबुल फजल साहब और जनाब संधू साहब से भी हम इस सिलसिले में उनकी राय भी लेंगे। लेकिन बीज जो है वो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है। बीज जो है वो कौन सा हो, कैसा हो, कितना हो, और उसके मुताबिक वो जो है, मेरी नज़र में, मैं डॉक्टर अबुल फजल साहब और संधू साहब का तो इस सिलसिले में वसी तजर्बा, और भी हमारे जो हमारे फार्मर्स या दूसरे उसमें, इसलिए हमें सबसे जो दूसरी पल्ले बांधने वाली चीज है वो ये है कि बीज जो है वो हम सर्टिफाइड इस्तेमाल करें। बीज वो लें जो हमें सीड कॉरपोरेशन से, या इवन डॉक्टर अबुल फजल साहब और संधू साहब और डॉक्टर अख्तर जो है वो तजर्बा शेयर करेंगे कि इन्होंने जो विलेज सीड बैंक के जरिए सीड प्रोड्यूस किया है वो इस्तेमाल। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा वो ये है कि बीज, इसकी काश्त किस तरह करनी। तो काश्त के हवाले से वो जो है कि हम फिर ये मैं जोर दूंगा, डॉक्टर साहब भी कहेंगे, वो ये है कि हम सुना करते थे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था कि पूरा बादशाह केरा वजीर ते छठा फकीर। हमें ये है कि हमें छट्टे के जरिए, छट्टे से निकलना है, और हमें वो जो बीज है लाइन सोइंग में
आजकल इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, और वो हम सीड रेट भी और उसके बाद जो मेथड ऑफ सोइंग है वो ये करें। क्योंकि हमें इस वक्त जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे इस वक्त खुराक की शॉर्टेज है और मौसमी हालात इस तरह हैं। तो इसके लिए मैं एक इस फिक्रे पर आप एक्सपर्ट्स के लिए ये करूंगा कि हम कहा करते थे कि ये जी जितना, अब वो कहते थे कि दब दब के वाह थे राज राज के खा, अब जो है वो कंसेप्ट बदल चुकी है। अब शायद ही दुनिया में हमारे अलावा महज़ब दुनिया में कोई ही मुल्क ऐसा हो जो खाद और बीज छट्टे से देता हो। तो हमें उसमें खाद जाया होती है, बीज जाया होता है, और ये 3-4 फैक्टर्स हैं। इसके लिए हमें वो अगर हमारे इस मौका पर हम अपने जो है वो टाइमली गंदम की सोइंग करते हैं, तो वो जो कहते हैं कि जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले भी सियाण। सो इसलिए ये मौका है जिस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ सावी को, मुबारकबाद देता हूँ हाजी साहब आपको, डॉक्टर खालिद महमूद साहब को, कि आपने ये इंतखाब किया इस सावी बैठक का। और इसके जरिए मैं ज्यादा और नहीं जाना चाहूंगा, आपके दरमियान हायल होना, आपसे एक्सपर्ट से, फार्मर से, और ये जो हमारे हैं इनको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। काश्तकार भाइयों, जिस तरह आपको पहले भी पता है सावी कैसा इदारा है जो किसानों को टाइम पर रहनुमाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी रोशनास करवाता है। बेसिकली सावी एक डिजिटल इदारा है जो डिजिटल एडवाइजरी सर्विस देता है, जिसमें हम सबसे पहले किसी भी किसान का ज़मीन का तजिया करते हैं, उसको उस हवाले से सिफारिशात पेश करते हैं, और इसी तरह हम उसका जो पानी लगाता है वो उसका टेस्ट करते हैं, उसके हवाले से सिफारिशात देते हैं। और इसी तरह हम उसको मौसम के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं उसके बारे में आगाह रखते हैं। और बेसिकली जो हमें चीज़ एक डिजिटल एडवाइजरी सर्विस बनाती है वो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके जरिए हम किसी भी किसान को का जो रकबा होता है उसको मैप कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी मुकम्मल निगरानी करते हैं, और उसको बताते रहते हैं कि जब भी कोई भी पेस्ट का हमला आता है या भी कोई भी अज्जाए जो खुराक है उसकी कमी आती है या कोई और मसला आता है। और इसी तरह हमारे पास फील्ड टीम है जो कि हमें एक यूनिक कंपनी बनाती है पूरे पाकिस्तान में। तो हमारी फील्ड टीम मौजूद है, हम किसान के डोर स्टेप पे जाके उसकी जो है वो खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह किसान को रहनुमाई के साथ साथ इनपुट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह से खादें, बीज और ये पेस्टिसाइड जो अच्छी हैं, तो उस हवाले से भी सावी टीम काम कर रही है। तो आपको जो भी कोई मसला हो तो आप बेशक सावी के दिए गए नंबर ऑफिशियल पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह बात को आगे बढ़ाते हैं कि गंदम के हवाले से जो बात छिड़ी है कि सबसे पहले उसका जो बिजाई का वक्त है वो बेहतरीन जो है वो 1 नवंबर से 10 नवंबर तक पंजाब में है। और इसी तरह कुछ जो वैरायटीज हैं उनका 10 दिसंबर तक भी टाइम है। तो इसी हवाले से बताते चलें आपको कि अगर आप 30 नवंबर या उससे नीचे गंदम काश्त कर रहे हैं तो आप 50 किलो या 40 किलो इनके दरमियान बीज फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 30 नवंबर के बाद या 10 दिसंबर के बाद लेट सोइंग कर रहे हैं तो आप बीज की मिकदार जो है वो बिजाई के लिए बढ़ाएं, और उसके लिए आप तकरीबन 50 से 55 या 60 किलो फी एकड़ इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि जब हम लेट बिजाई करते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर जो है वो मज़ीद कम हो जाता है, यानी दर्जा हरारत कम हो जाता है। तो इस हवाले से थोड़ी सी जो बीज की एफिशिएंसी है, उगाव का जो लेवल है वो मुतासिर होता है। और इसी तरह और बहुत सी जो अवामिल हैं वो शामिल होते हैं जो कि उगाव को मुनासिब नहीं बनाते। इस लिहाज से हम पौधों का जो तादाद होती है 1 एकड़ में, उसको पूरा करने के लिए हम 55 या 60 किलो फी एकड़ रिकमेंड करते हैं अगर आप लेट बिजाई करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहला जो मरला आता है बिजाई के बाद वो पानी का आता है। तो इस हवाले से जो पानी लगाया जाता है अमूमन जो पहली इरिगेशन होती है वो आप जब अगर आपने वतर पे काश की है तो आप 20 से 25 दिन बाद पहला पानी लगाएं। और इसके साथ साथ जब पहला पानी लगा लेते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जड़ी बूटियों का सामना होता है।
तो उस हवाले से सावी टीम मौजूद है, आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। तो आपको जो भी कोई मसला है तो आप बेशक रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह दूसरा पानी जो है वो गोब की हालत में लगाना चाहिए, और तीसरा पानी जो है वो दूधिया हालत में लगाएं, क्योंकि उस टाइम जो दाना होता है उसकी भराई हो रही होती है। और इसी तरह पानी के हवाले से और मुख्तलिफ गंदम के जो मराहल हैं इनके हवाले से हम अपने अगले मेहमान कुलदीप सिंह साहब का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उनका इस हवाले से क्या पॉइंट है, और वो हमारे किसानों को, ख़ास तौर पे गंदम के किसानों को क्या जो है वो ऐसा मशवरा देना चाहेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। जी, ओवर टू यू कुलदीप सिंह साहब। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी जी हाँ जी, जी बिस्मिल्लाह। कुलदीप सिंह संधू की तरफ से साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। अब हमारे यहाँ ये जो आपने कुछ रिकमेंडेशंस बताई हैं तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये आपने जो बोला कि बीज कम उगता है, उसकी उगने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से बीज ज़्यादा डालना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा फर्क तो है इसमें, मतलब थोड़ी सी जर्मिनेशन में गड़बड़ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है ज़्यादा बीज डालने का वो ये है कि नंबर ऑफ टिलर्स कम होते हैं, क्योंकि समय कम है। वो समय कम होने के कारण अगर हमारा सीड रेट ज़्यादा है तो टिलर्स जो है वो उनकी भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा बीज डालने के पीछे जो तर्क है या जो सिफारिश है वो ये बतानी चाहिए कि हमारा बीज ज़्यादा डालने से नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा होंगे, ना कि वो जो दूसरा आपने बोला कि उसकी जर्मिनेशन कम हो जाती है। और अगली बात यह है कि जैसे पीरियड ऑफ सोइंग जो है ये बहुत क्रिटिकल है, और ख़ास करके जैसे आजकल के समय में तो जो हीट वेव आई 2 साल पहले, तो उसमें पैदावार में बहुत कमी आई। अगर हम जो पुराने हमारे बुजुर्गों की सिफारिश थी या वे ऑफ सोइंग था या वे ऑफ कल्टीवेशन था, अगर उसको अपना लेते हैं तो हमारी यह समस्या भी काफ़ी हल हो जाती है। जैसे कि डॉक्टर अपना गिल साहब ने जो पहले वो बताया कि दब के बाद रज के खा, इसके हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी ने एक स्लोगन दिया था कोई 1970 के लगभग, अकल नाल वाह ते रज के खा। हमारे यहाँ जो अकल नाल वाह ते रज के खा बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं जो जिनको हम भूल गए हैं। वो एक कहानी ये है कि पंजाबी की कहावत है कि चढ़े कत्ते दा ब्याड़ा घर अन्न आवे भारा। मतलब अगर कोई आदमी कार्तिक महीना जो देसी महीना है, वो उसके चढ़ते ही अगर कोई गेहूं गंदम बोता है तो उसका पैदावार अच्छी होगी। उस जमाने में जबकि ये कहावत है, सैकड़ों साल लगते हैं कोई कहावत बनने में, तो उस समय में इतनी ज़्यादा ये नहीं थी कि हमारी पैदावार कितनी मिलती है। वो तो देखते कि गेहूं का गंदम का दाना कैसा है, ग्रोथ कैसी है, हमारे को तूड़ी कितनी मिल गई। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम मिड अक्टूबर से मतलब 16-17 इस साल जैसे 17 तारीख को थी कार्तिक की कतक का महीना जो चढ़ा है, तो जिन लोगों ने उस समय में जो गेहूं बोते गंदम बोते हैं तो उसमें थोड़ा गड़बड़ यही रहती है कि टिलरिंग उसकी कम होती है। इट टेंड्स टू शूट अर्ली रादर देन दूसरी जो पछेती गेहूं है। तो वो बोने से अगर हम अगेता बोने समय में बीज ज़्यादा डाल देते हैं, वही 55-60 किलो तक, तो हमारी नंबर ऑफ टेलर्स खेत में पूरे होंगे। और वो उसको जब हीट वेव आती है मार्च में, अगर गर्मी जल्दी आती है तो वो दाना बिल्कुल एकदम पक जाता है। ठंडे पंजाबी में जैसे बोलते हैं कि ठंडे ठंडे कणक पक जाती है, तो दाना बड़ा मोटा ते भरपूर होता है। ये जरिए अगर हम इन बातों पर ध्यान करें तो हमारी जो कमी है गंदम की पाकिस्तान में काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है कि ईरान को, अफगानिस्तान को भी गंदम देने की,
लेकिन आप यहाँ देखिए, पंजाब हरियाणा हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क है। ये दोनों स्टेटों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 68-70% होता है, टोटल प्रोक्योरमेंट होती है इंडिया में। तो पाकिस्तान के पास जमीन जो है ये इस वाले पंजाब से अच्छी थी। हमारे सिर्फ 2 जिले थे, गुरदासपुर और अमृतसर, जो पाकिस्तान की जरखेज जमीन जैसे थे। बाकी तो बहुत बुरा हाल था। लोग जो माझा एरिया है जो पंजाब का, वहाँ के लोग मालवे में रिश्ता नहीं करते थे अपनी लड़की का, क्योंकि वो उधर इतनी हालत खस्ता थी किसानों की। तो मेरे ख्याल से अगर हमारी जो रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी की है वो 24 अक्टूबर से गंदम बोने की शुरू है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज हैं। तो अगर हम 24 अक्टूबर को भी चालू कर लेते हैं तो थोड़ा 5 दिन का 6 दिन का फायदा फिर हो जाता है। तो गर्मी के समय में तो एक एक दिन का हिसाब चलता है, क्योंकि अगर पछिया चलने लग गई और उधर हमारा हीट वेव भी आ गई तो दाना सूखेगा। लेकिन अगर हम इसकी एडवांस कर देते हैं सोई, तो ये समस्या से हम बच जाएंगे। तो मेरे तरफ से तो, और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। जी अगर बहुत जैसे, शुक्रिया। हाँ जी 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 जी, आप अगर अगर कोई कोई पूछना चाहे। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के एंड पे सवालात होंगे किसानों की जानिब से और हमारी सावी टीम की जानिब से, तो इंशाल्लाह एंड पे पूछेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी जो है वो आपने जो गंदम के हवाले से एक सिफारिश जो होती है उसको बयान किया है। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि हमारे साथ ऑयल सीड जो है वो तेलदार अजनास के एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तो गंदम पर बात मुकम्मल करने के बाद हम इंशाल्लाह उनकी तरफ जाएंगे। तो अभी हम गंदम की डिस्कशन को जो है बात को आगे बढ़ाते हैं, और इसी तरह हम आपको बताते चलें कि जो गंदम की बिजाई का तरीका है, जिस तरह इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब ने और बाकी जो हमारे मेहमान हैं माहिरीन ज़राअत हैं उन्होंने आपको गाइड कर दिया है। तो इस हवाले से मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि आजकल आप ड्रिल सोइंग की तरफ जाएं। बज़ाहिर ये कि आप छटा करें, ड्रिल सोइंग करें और कोशिश करें कि आप पटड़ियों पर काश्त करें। पटड़ियों पर काश्त करने के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जी। एक तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपका जो पानी है जो पाकिस्तान में दिन ब दिन कम हो रहा है, तो उसकी जो है वो बचत होती है। और इसी तरह आपकी जो पैदावार आती है वो ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप पटड़ियों पर गंदम काश करते हैं तो गंदम के लिए जो बेड बनता है जिस पे बीज ने उगना होता है वो इंतहाई बेहतरीन होता है और कंडीशन परफेक्ट होती हैं। इस कंडीशन में पौधा जो है वो शगुफे ज़्यादा बनाता है, बज़ाहिर ये कि आप छटा करें। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब, जो एक किसान भी हैं। तो उन्होंने अपने फार्म पे जो है ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, अमली नमूना है उनका फार्म, जो कि शेखुपुरा कक्कड़गिल में वाक़या है। अगर किसी ने जो है उसका विज़िट करना हो तो मोस्ट वेलकम। तो इसी तरह डॉक्टर अब्दुल फजल जैदी साहब का हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और किसानों को, ताकि वो बताएं अपने तजर्बे से कि ये जो पटड़ियों पर गंदम की काश्त है इसके क्या क्या फवायद हैं। जी, ओवर टू यू डॉक्टर अब्दुल फजल जैदी साहब। जी, ये बेड्स पे काश्त करने के फवायद ये हैं कि इसमें अगर बारिश ज़्यादा हो जाए और बारिश का निकास ना हो तो गंदम की जड़ें डैमेज नहीं होती। तो और दूसरे ये है कि हम इसमें पानी जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। और जैसे गिल साहब कहते हैं कि ये जो पटरियों पे काश्त है ये पुअर मैन्स ड्रिप इरिगेशन है। और इसमें हम 1 एकड़ में तकरीबन 3 कनाल के बराबर पानी लगाते हैं। तो पटरियों पे काश्त करने के फायदे, स्पेशली उन जगह पे जहाँ पानी का निकास अच्छा ना हो, तो उसका फायदा है। दूसरे ये कि पटरियों पे काश्त करने से रेन हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, जो बारिश होती है वो जमीन के नीचे चली जाती है और इसमें हमारे पास अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन एक दूसरी तरीका जो काश्त का है जो मेरे ख्याल में इससे भी बेहतर है,
वो जीरो टिल काश्तकारी है। और उसमें एक तो डीजल की बचत, खर्चे की बचत, पैसे की बचत, और दूसरे ये है कि उसमें जो आपका टाइम काफी बच जाता है और लॉजिंग नहीं होती। इस दफा हमने ज्यादातर जो फसल है वो जीरो टिल से काश्त की है, और उससे हमें तीनों फायदे, वक्त की बचत, डीजल की बचत और बेहतर फसल हमारी नजर आ रही है। तो ये हमारा अपना तजर्बा है। शुक्रिया जी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल फजल जैदी साहब। अभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं सावी के सरबराह डॉक्टर खालिद महमूद साहब। तो उनका जो है हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो किसानों के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स है उनका इनिशिएटिव लेते रहते हैं। तो अभी उनकी हम राय जानेंगे। हाँ जी, अपने बंदे की तारीफ करने की लोड़ नहीं की, ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਛੱਟੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2-4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਛੱਟੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਟਾਂ ਰਿਜ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਜਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਸੋਇੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ 4-5 ਮਣ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ PBW 757, ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਉਧਰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਕਣਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੁੱਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਵੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੱਲਫ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਣਕ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਟਾ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, मैं उर्दू में जरा थोड़ा सा करूंगा, पंजाब में तकरीबन कोई मैं कैलकुलेट कर रहा था कि इस वक्त अगर हम
जो है वो ये छट्टे के जरिए या मौजूदा सीड रेट के मुताबिक बीज इस्तेमाल करें तो तकरीबन कोई 1.5 मिलियन टन बीज हमें जरूरत है जिसकी वो करने। अगर हम बीज सर्टिफाइड इस्तेमाल करते हैं, बीज अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बीज की जर्मिनेशन 80% से ज्यादा है तो और उसको लाइन सोइंग के जरिए करते हैं तो उसके लिए डॉक्टर अबुल फजल साहब ने जो बात की थी उसके लिए ये था कि दुनिया पूरी जो है वो डायरेक्ट सीडिंग में चली गई है पूरी दुनिया में। इस वक्त उन्होंने बात की कि अकल नवा राज के खा। आज अभी हाफिज वसीम मोहम्मद साहब के प्रोग्राम में एक और जो स्लोगन हाफिज साहब अगर सुन रहे हैं तो उनका जो है वो ये था कि आजकल ये सूरत हाल हो चुकी है कि कल्टीवेशन की कॉस्ट, यानी आप चावल के बाद जब मुंजी लगाते हैं तो पहले आप बदकिस्मती से उन जो पराली भी रिमूव होती है और उसके बाद खेतों को आग लगती है। इंतहाई अलमिया है ये कि आग लगाते हैं, उसके बाद फिर उसमें डिस्कें रोटावेटर करते करते उसका वतर चढ़ जाता है तो उसके लिए हम लेट होते हैं। और बासमती का जिस तरह सिंधु साहब ने भी जिक्र किया, संधू साहब ने, तो उसमें ये है कि हमारी लामहला लेट होती है और फिर हम बीज ज्यादा डालते हैं। तो इसके लिए अब जो स्लोगन ये है कि आपकी कल्टीवेशन की कास्ट, सीड की कास्ट, बाकी जो कास्ट इतनी बढ़ती है कि हम अब हमें जो है वो जीरो टिलेज या बेड प्लांटिंग पर शिफ्ट होना होगा। और उसके लिए जो हाफिज वसीम मोहम्मद साहब के प्रोग्राम में जो लफ्ज यूज हुआ था मैं उसमें कि तब के बाद मांग के खा, आजकल ये सूरत हाल है। यानी आपकी अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और तो उसके लिए तो मेरी गुजारिश ये है अगेन इस सिलसिले में कि सबसे पहले जो है हमें उस बीज का इंतखाब, मैं डॉक्टर अख्तर अली साहब का भी और अपने डॉक्टर अबुल फजल साहब ने भी जिक्र किया उसके लिए, और संधू साहब से मैं जिक्र करता रहता हूँ इसका। यहाँ पर ये है कि बीज वो कभी यूनिवर्सिटी का बीज, उनके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से बीज लेते हैं, 5-5 किलो के पैकेट लेके जिम्मेदार जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जहां पर जो हमने इस जैदी फार्म पर और दूसरे डॉक्टर अख्तर अली साहब ने वहां शुरू किया है फैसलाबाद में, वो तकरीबन हमारे अपने गांव में, मैं भी इनका मुझे फख्र है कि मैं इनका बैचमेट भी, क्लास फेलो भी हूँ, हम पहली कच्ची क्लास से क्लास फेलो हैं। तो उसमें इन्होंने भी एक सीड बैंक की कंसेप्ट वहां उधर की है, डॉक्टर साहब ने की है। तो उसके लिए हमें ये करना ये चाहिए कि वो बीज जो हमारे पास मिला है उस बीज को हर जिम्मेदार को, पूरी दुनिया में जो बीज मल्टीप्लाई होता है वो बेड प्लांटिंग पर होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिनके पास ये बेड प्लांटर नहीं है वो और जो मुंजी के बाद ये राइस वीट एरिया में, उसमें तो बगैर सोचे समझे हमें जो है वो डायरेक्ट सीडिंग पर, जीरो टिलेज पर जाना पड़ेगा। और उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने या बाकी लोगों ने, सुपर सीडर जो है वो 3rd जनरेशन इक्विपमेंट है, लेकिन जो जीरो टिल ड्रिल है उसके बाद आजकल जो मॉडिफाइड जीरो टिल ड्रिल है डॉक्टर अबुल फजल साहब ने, वो बहुत ही सिंपल है और स्मार्ट है। और लास्टली मैं ये बात करूंगा कि अगर हम, जब हमारी हैं जमीनें कलाठी, तो उन कलाठी जमीनों में सिंध में, और संधू साहब भी शायद अपना तजर्बा बयान करें, सिंध में पिछले चंद सालों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, सैकॉन ने, ये तकरीबन कोई ये शुरू किया था कि आप रिज सोइंग करें, यानी आप अपने बीज को खेत जो है उसको करके उसके जरिए उसमें खाद और बीज जो है वो आप छठे से दे दें। अगर आपके पास बिल्कुल कोई और चीज नहीं तो इरिगेशन से पहले आप रिजेस निकाल सकते हैं। तो वो रिजेस जो हैं वो रिजर भी मिलते हैं और कोई नहीं तो डूंगे स्याड़ निकाल देंगे। उससे के ये होगा कि आपका जो सीड और फर्टिलाइजर है वो रिज पर आ जाएगा और आपकी पानी की उतनी बचत तो नहीं होगी जितनी आपकी उसमें होती है जो आपका है बेड प्लांटिंग में। लेकिन बेड प्लांटिंग का ये जो
असूल है वो ये है कि आपके कपास के बाद अगर आती है गंदम, हमारे यहाँ टोटल गंदम जो है या चावल के बाद आती है या कपास के बाद आती है या मक्की के बाद आती है या गन्ने के बाद आती है, और या हमारे बरानी एरियाज में तीसरा, और पूरे पाकिस्तान में जो है गंदम ऐसी है कि वो खराब है। तो उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर जो है हम रिज सोइंग का तजर्बा कर लें, जिसके पास बेड प्लांटर भी नहीं है, जिसके पास जीरो टिल ड्रिल भी नहीं है, वो उसी तरीके से करके तो उनको रिजेस को निकाल ले, तो रिजेस में ये होगा कि वो साल्ट्स ऊपर आ जाएंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी जो गंदम है खासकर तलराठी जमीनों में वटों पर बेहतर उगती है, तो ये वटें बन सकती हैं। इस तरीके के हम जो है बात कर सकते हैं। लेकिन मैं लास्ट और लेकर सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए। अब इस वक्त डॉक्टर खालिद महमूद साहब बैठे हैं यूके में, मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, इधर तकरीबन 11 घंटे का फर्क है। और ये जिस जगह मैं बैठा हूँ, मैं अगले तेलदार इजलास के सिलसिले में हाफिज साद साहब से जिक्र करना मुनासिब नहीं हुआ। ये जगह जो है डोथन एल्बामा है, ये दुनिया का पीनट का, मूंगफली का ये कैपिटल है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये मूंगफली इधर होती है। और इस वक्त नेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल पीनट फेस्टिवल चल रहा है। मैं पिछले सैटरडे में वहां उधर गया तो मैंने देखा कि इतना था, लोग एक्सपीरियंस फार्मर्स अपने ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स ला रहे हैं सारे। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा, आप हाजी साहब इस वक्त जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप बैंकॉक में, तो ये एक जो हमारे पास मीडिया है इसको हम यूटिलाइज करें। और हमारे फार्मर को किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि वो जो है 60 किलो बीज इस्तेमाल करेगा, खाद ज्यादा इस्तेमाल करेगा। उसके लिए एक तो उसका माइंडसेट बदलने की जरूरत है, दूसरा उसको सर्विसेज के साथ सप्लाईज की जरूरत है। और सबसे बढ़कर आखिर में जो इस वक्त जिस चीज ने हमें कनेक्ट किया है वो है डिजिटल मीडिया। सावी भी इसको प्रमोट कर रहा है। ये जो आपके पास मोबाइल फोन है, पाकिस्तान में इस वक्त कोई हमारी आबादी है कोई तकरीबन अब माशाल्लाह 24 करोड़ के करीब आती है, तो कम से कम 12 करोड़ ये आपके पास ये यूनिट है। तो इसके जरिए आप दुनिया में किसी भी जगह जो आपको एक टेक्नोलॉजी मिलती है तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। फिर ये है कि इसमें यूनिवर्सिटीज, इसमें जो है बाकी जो है प्राइवेट सेक्टर और इस तरीके से आए तो लाजमी बात है कि वो मैसेज जो हाफिज साहब की तरफ से निकल रहा है, जो मैसेज आ रहा है हमारे वीट ब्रीडर्स की तरफ से, जो यूनिवर्सिटीज की तरफ से, तो वो इस मीडिया से जा सकता है। तो मैं मेरी ये 2-3 हम्बल गुजारिश। जी बहुत शुक्रिया इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, जिस तरह इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमारे काश्तकारों को फसलों की बाकियात नहीं जलानी चाहिए बल्कि उनको ज़मीन में दबा देना चाहिए। तो इसी हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें अगर कोई किसान जो है वो अपनी ज़मीन पर किसी भी फसल की बाकियात को जलाएगा तो उसको 15,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से जुर्माना आयद होगा और 6 माह तक कैद भी हो सकती है। तो इस हवाले से हमारी निहायत मुअद्दबाना गुजारिश है तमाम देखने और सुनने वाले काश्तकार भाइयों से कि आप अपने फसलों की बाकियात को ना जलाएं बल्कि उनको ज़मीन में दबा दें। और इसी तरह डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब की बात बिल्कुल जो है वो आपके लिए है कि आप उसमें ज़ीरो टिलेज जो ड्रिल है और हैप्पी सीडर है उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको इस हवाले से किसी किस्म का मसला आता है तो आप सावी से रब्ता करें। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि जिस तरह सीड ट्रीटमेंट की बात हुई तो उसमें आपको बताना ये ज़रूरी है कि आप थायोफिनेट मिथाइल 2.5 ग्राम फी किलो जो सीड है उस हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसी तरह बीज को ट्रीट के बाद जो है वो आप कोशिश करें पटड़ियों पर काश्त करें। और इसी तरह जो डॉक्टर अबुल फजल जैदी साहब ने बताया है पीसीडर ड्रिल और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो इस्तेमाल करें। और अभी हम जो है गंदम के हवाले से इस अपनी जो बातचीत है उसका इख्तिताम करते हैं।
और अब हम जो है अपने जो तेलदार अजनास के माहिर साइंसदान हैं हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा साहब, उनकी तरफ आते हैं कि वो हमें बताएं कि ऑयल सीड के हवाले से, ख़ास तौर पे कनोला, राया, सरसों, इस हवाले से पाकिस्तान में पिछले साल का क्या सिनेरियो रहा है और इस साल क्या सिनेरियो है, और इस हवाले से कौन कौन से मसाइल जो इब्तदाई होते हैं वो कौन कौन से आते हैं। जी, ओवर टू यू हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया हाजी साहब कि आपने मुझे दावत दी। देखें जी, जो पाकिस्तान में या दुनिया में देखा जाए तो मार्केट के लिहाज से जो यानी प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको देखकर किसान फैसला करते हैं कि कौन सी फसल लगानी चाहिए। पिछले सालों में एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान जो तेलदार अजनास है, इसमें बाहर से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है और तकरीबन हम जो 90% के करीब जो है अपना जो ज़रूरत का तेल है या तेलदार अजनास वो बाहर से मंगवाते हैं। तो इस पे हुकूमत ने भी बड़ा ज़ोर दिया क्योंकि हम तकरीबन 5 अरब यूएस डॉलर इस पे खर्च कर रहे हैं ताकि ये हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। और इसके साथ-साथ जो लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आई कि अच्छे मुनाफ़े की वजह से कम खर्चा, आपको पता है कि राया, सरसों और कैनोला इसमें गंदम के मुकाबले में खर्चा कम होता है, इनपुट कॉस्ट कम है, केयर कम है और जल्दी पक कर तैयार हो जाती हैं। तो दूसरा इसमें अच्छा मार्केट में रेट अच्छा मिला उन्हें क्योंकि इंपोर्ट पे कुछ बैन थे, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर किसानों को गंदम की निस्बत ज़्यादा मुनाफ़ा जो तेलदार अजनास में नज़र आ रहा था। तो पिछले साल अगर पंजाब की सिर्फ बात की जाए तो पंजाब में 11 लाख एकड़ से ज़्यादा पे कैनोला और राया की काश्त हुई और लोगों ने जो है इसमें बड़ा अच्छा मुनाफ़ा कमाया और अच्छा रेट मिला उन्हें। तो उसके साथ-साथ कुछ मौसमी हालात ऐसे आए, जिस तरह पिछले साल कोहरा, इंतहाई शदीद कोहरा पड़ा पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो उससे जो राई की फसल थी वो काफ़ी मुतासिर हुई। जो लोगों ने लेट राया लगाया हुआ था, उसके ऊपर अगर वो जो फली में दाने बनने का अमल था उस दौरान या जो अर्ली स्टेज के ऊपर, तो जो राइस के ऊपर जो उस वक़्त कोहरा पड़ा तो बहुत शदीद उससे नुकसान हुआ और लोगों की पैदावार जो है कम हुई। तो इसलिए एक तो जो वक़्त काश्त जो है वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है और अगर सर्दी पड़ती है, कोहरे को किस तरह मैनेज करना है, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि काश्तकारों को जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए। असल चीज़ बात जो है वो ये है कि अब हमें रिवायती तरीके से निकल कर प्रोफ़ेशनल जो है काश्तकारी की तरफ आना चाहिए। जिस तरह पहले जब से बात हो रही है, सिंधु साहब ने भी बात की, गिल साहब ने भी की और भी एक्सपर्ट्स ने बात की कि अब जो दौर है वो जिद्दत का दौर है। हमें जिद्दत को अपनाना चाहिए और जो इनहेरिट जो तरीका निकल रहा था कि हमने सिर्फ़ छट्टा दे दिया या बस दाने लेने अपने घर के, वो चाहे गंदम हो, चाहे कैनोला हो, आप प्रोफ़ेशनल काश्त करेंगे, जो है सीख कर अवेयरनेस हासिल करके कि उसका अच्छे से अच्छा बीज क्वालिटी का हासिल करें, उसकी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसे बिजाई किस तरह करनी है, किस वक़्त करनी है, कौन-कौन सी इनपुट्स इस्तेमाल करनी है, किस तरह पौधों के अंदर जो है जड़ी-बूटियों को कंट्रोल करना है, उसके साथ-साथ पौधों के अंदर जो फ़ासला है आपस का, वो किस तरह बेहतर रखना है ताकि पौधे की नशो-नुमा अच्छे से अच्छी हो सके और पौधा अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी अच्छे तरीके से उसे पूरी करे, उसके साथ-साथ जो उसकी रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ है, यानी उसमें दाने बनने का अमल है, वो भी अच्छे बेहतर तरीके से हो। तो उससे जो काश्तकार जो पर एकड़ पैदावार है, वो अपनी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उससे हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ज पहले नंबर पे तो काश्तकार को जिस तरह हर फसल के अंदर ख़ास तौर पे अब मौसमियाती तब्दीली जो है, वो आ रही है। उसके अंदर ख़ास तौर पे जो आपका वक़्त काश्त है, वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है कि जो वक़्त पे लगी हुई फसल है, वो कभी भी जो है, जो बेवक़्ती फसल उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अब तो तकरीबन पंजाब में और बाकी हिस्सों में कैनोला, राया और सरसों की काश्त तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक जो कैनोला लगता है, गोभी सरसों के अंदर है और दूसरा राया की फसल है। दोनों का जो है तरीकाकार, देखभाल फ़र्क है। जो वक़्त पे जिन्होंने अपना राई की फसल लगाई थी, वो अब फूल निकालना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों का सवाल आता है, जी मेरी फसल अगेती ही जो फूल निकालना शुरू हो गई है और ये है। ऐसा नहीं है, जो राई की फसलें जितनी भी है और एक हमारी नई जो वैरायटी इस साल अप्रूव हुई है, टीएम कैनोला शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, 130 दिन की फसल है। उसमें भी फूल निकलने शुरू हो गए हैं। ये आम तौर पे 40 से 45 दिन की जब फसल होती है, तो ये फूल निकलने शुरू हो जाते हैं और ये फूल निकलना अच्छी बात है।
कुछ लोग कहते हैं कि इसे तोड़ दिया जाए, तो वो तोड़े ना उसे, तो वो उसका देखें, इसने जल्दी पक कर तैयार होना है, फरवरी के एंड तक आपकी जमीन फारिग करनी है। तो अभी जिस खास तौर पे जो टेम्परेचर है, इसके अंदर ये अपनी शाखें निकालेगी, फूल पे आएगी, तो इसका कद लंबा नहीं होगा। जो अगर आप जिनकी फसलें फूल नहीं निकाल रही, ऐसे राई की जो फसलें जो लेट लगाई हैं, उनका कद ज्यादा होना है, और जब कद ज्यादा होगा तो वो लॉज कर जाएंगी, गिर जाएंगी, जब उसपे बाद में बारिशें होती हैं या कोई और मौसमी आती है ज्यादा कद होने की वजह से, और उसपे जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो देर से जी, आपकी आवाज कट गई है हाफिज साहब। हाँ, मेरे ख्याल से जो सिग्नल का कोई इशू हुआ था और मेरी बात जी कट गई थी, जी माजरत जी कर चाहता हूं मैं। तो उसमें जो अगर कद लंबा हुआ तो वो लॉज कर जाएगी फसल, और उसमें जो फल लगने का अमल है वो भी कम होगा। तो इसलिए जो फूल निकाल रही है वो सही वक्त पर निकाल रही है, उसमें शाखें भी ज्यादा बनेंगी और फल भी ज्यादा लगेगा। और इसलिए इसको काट तोड़े ना, क्योंकि आगे फिर सर्दी पड़नी है, फिर कोहरे का मौसम आना है, तो उसमें दाना बनने देना चाहिए। और ऐसे काश्तकार जब फसल जिन दिनों में कोहरा पड़ता है, उसमें इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखें कि अपनी जमीन के अंदर वतर मुनासिब रखें, ताकि जमीन के अंदर जो इसका सिस्टम है, जाइलम फ्लोएम का जो अंदर चल रहा होता है, खुराक की तरसील का सिस्टम, वो मुतासिर ना हो। उसमें आप खास तौर पे अगर कोहरा पड़ रहा है शदीद, तो पानी के साथ नाइट्रोफास जो है वो फ्लड की जाए थोड़ी सी, और अगर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दिया जाए तो वो भी बेहतर है, कि उससे जो है ना आपकी फसल जो है उसके अंदर खुराक की तरसील का अमर जारी रहता है, और आपकी फसल कोहरे से मुतासिर नहीं होती, और दाना भी कमजोर नहीं होता, और पैदावार बेहतर रहती है। असल चीज है मैनेजमेंट, आप किस तरह कोहरे को मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह अब जो है जिनकी फसल 1 महीने की हो गई है, 1.5 महीने की हो गई है, उन्हें 1.25 महीने की उन्हें चाहिए कि पहला पानी लगाएं, हल्का पानी। कई लोग राया सरसों को पानी नहीं लगाते, कि जिसे पानी की जरूरत नहीं है, खाद नहीं डालते, इसमें खाद की जरूरत नहीं है। फिर उसका असर क्या होता है कि वो पौधे जमीन से खाद लेते हैं, तो वो खुद उन्हें कम खुराक मिलती है। दूसरा, जो अगली फसल आती है उस पर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि उसने जमीन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लिए होते हैं, जमीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद जो फसल लगाएंगे उसके ऊपर भी जो है असर पड़ेगा। तो इसके लिए बैलेंस फर्टिलाइजर जो है ना वो आपने इस्तेमाल करना है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इसमें जमीनों का अपना तजिया कराएं। आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मौजूद है, वहां से टेस्ट करा सकते हैं। और फिर अगली मसला जो आता है जी, खाद महंगी है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो वो सिर्फ यूरिया ही डाल देते हैं। उससे बचा जाए, उसकी बजाय बैलेंस फर्टिलाइजर यूज किया जाए। तो वो खाद हिसाब के नाम से ऐप भी एक है, मुतारिफ कराई है इदारे ने। उससे पे जाके अगर किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 20,000 है, 30,000 है, उसके मुताबिक उसमें पोटाश भी डालें, उतनी उतनी फास्फोरस भी डालें, और उतनी यूरिया भी डाली जाए, ताकि एनपीके तीनों मुतवाजन हो, खुराक कम हो लेकिन मुतवाजन हो। तो उससे ये है कि जमीन भी आपकी अच्छी बेहतर होगी, और जो फसल है उस पर भी इतना ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा, और आप अच्छी फसल रहते हैं। जब एक ही आप खाद डालते जाते हैं, यूरिया ही डालते जाते हैं, तो वो स्ट्रेस देती है और आपकी फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ ज्यादा ले जाती है, और आपके जो फसल में जो दाना बनता है, फली लगती है, वो कम लगती है, जिसकी वजह से पैदावार मुतासिर होती है। दूसरा, हम जब छट्टा करते हैं तो आपको पता है इसका झाड़ी नुमा पौधा होता है राया कैनोला का। तो जब आपस में पौधों के अंदर दरमियाना जो फासला है वो मुतनासिब नहीं होगा, तो उसमें भी कंपटीशन होगा और कद ज्यादा होगा, और शाखें कम बनेंगी, जिसकी वजह से भी पैदावार मुतासिर। जितनी ज्यादा अच्छी शाखें बनेंगी, झाड़ बनेगा, उतनी ही आपके फल ज्यादा लगेगा, कद कम होगा, और पैदावार अच्छी होगी। तीसरा, जड़ी बूटियों का कंट्रोल है। इसमें बड़ा मसला आता है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन जीएमओ जो है वैरायटीज लगती हैं पाकिस्तान में। तो प्री एमरजेंस तो बड़ी अच्छी यहाँ पे है, डॉल गोल्ड के नाम से उसे स्प्रे किया जाए। इसके साथ साथ आप जो बाद में पोस्ट इमरजेंस में, अभी तक कोई ऐसी अच्छी वीडिसाइड नहीं है कि जो आपके राय के नोले पे जो इतना असर ना करे और आपकी जड़ी बूटियों कंट्रोल कर ले। इसमें आशिक साहब का एक एक्सपीरियंस है कि नुकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियां होती हैं, उसके लिए क्यूजोलोफॉप के नाम से एक दवाई आ रही है मार्केट के अंदर, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं नुकीले पत्तों वाली के लिए। लेकिन चौड़े पत्तों के लिए कोई नहीं है, वो इसको जो है नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा, इसकी काश्त का तरीकाकार।
ये भी बड़ा वो है कि बारीक बीज होता है, किस तरह काश्त किया जाए। तो आमतौर पे छट्टा दे के ही काश्त किया जाता है। तो इसमें मैं भी यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जब इसकी काश्त का वक़्त होता है, ख़ास तौर पे सितंबर और अक्टूबर, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और ऑयल सीड क्रॉप जितनी भी हैं, क्योंकि इनके अंदर तेल होता है, बीज छोटा होता है, तो अच्छा तगड़ा गीला वतर चाहिए इसको उगाव के लिए। क्योंकि हमारी ज़मीनों के अंदर अब ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी हो गई है, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपर नहीं होती, ऊपर से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़मीन से एवापोरेशन होती है और पानी जो है, वो उड़ा होता है और पानी ज़मीन में नहीं ठहरता। और बीज को सही पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसका उगाव नहीं होता। इसके लिए मैं ये सिफ़ारिश करता हूँ कि पहले जब अब क्योंकि अब तो वक़्त गुज़र गया है, लेकिन बात करनी चाहिए ताकि अभी भी किसी किसान जो सुन रहे हैं उनके ज़हन में हो तो अगले साल इस पर अमल करें। जो छट्टा देते हैं उससे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले रोनी करें, ताकि ज़मीन कुछ आपकी ठंडी हो और उसमें जो जड़ी-बूटियों का बीज है वो उग जाए। और रोनी के बाद जब वतर आए, वतर पे ज़मीन तैयार करके खाद वग़ैरह डाल के उस पे छट्टा दें। छट्टा दे के आम रिजर से हल्की खेलियाँ या वो जो बेड शेपर होता है, उससे पटड़ियाँ बना लें। पटड़ियाँ बना के उसके बाद उसमें हल्का-सा पानी लगा दें। उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो हैप-हैज़र्ड आप छट्टा दे रहे हैं, उससे की निस्बत आपकी फसल कतारों के अंदर आ जाएगी। दूसरा, आप उससे हल्का पानी लगाएँगे तो उसे मॉइस्चर मिल जाएगा, जिसकी वज़ह से उगाव बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा, बीज कवर होने के साथ-साथ आप उसके ऊपर वीडेसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। चौथा, अगर बाद में गर्मी ज़्यादा पड़ गई, तो आप दोबारा हल्का पानी लगा सकते हैं। अगर जो है बारिश आ गई, तो उस पानी को आप निकाल भी सकते हैं ताकि आपकी फसल छोटे स्टेज के ऊपर मुतासिर ना हो। जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, काफ़ी सारी मेरे पास शिकायतें आई कि जी हमारी फसल मर गई, क्योंकि पौधे उसके अंदर डूब जाते हैं। जब आपकी फसल पटड़ियों के ऊपर या खेलों के ऊपर लगी होगी, तो पानी उस तक नहीं पहुँचेगा और आप जो है पानी को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अपनी फसल को मैनेज भी कर सकते हैं। इस तरह आप क्लाइमेट चेंज को और पानी की कमी को, इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से उसमें अरेंजमेंट उसकी कर सकते हैं। तो ये तो थी अभी तक की जो है, और ख़ास तौर पे अब फूलों पे जो फसल है, तो उसमें सल्फ़र डालें लाज़मी 5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से। आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें, ताकि उससे आपके दाना मोटा भी हो, उसके अंदर तेल की मिकदार भी बढ़े, प्रोटीन की मिकदार भी बढ़े और आपका वज़न अच्छा आए, तो ये ज़रूरी है उसके अंदर। इसके बाद इसकी कटाई का मरहला बड़ा अहमियत का हामिल है। उसमें जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उन्हें तो चाहिए जो कंबाइन हार्वेस्टर है, उससे इसकी कटाई करें। उसमें सिर्फ़ चेंजिंग क्या करनी होती है, जो गंदम वाला है, आपने जाली चेंज करनी है, बारीक सुराख वाली जाली डालनी है और उसकी स्पीड कम करनी है। उससे आप इसको कंबाइन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जो छोटे ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए अपनी फसल थोड़े से अभी जो 70-80% पे ज जाए, यानी फलियाँ भी सारी खुश्क ना हुई हों कि झड़ जाएँ। उस टाइम काट के किसी पक्की जगह पे रखें, फील्ड में ना रखें, वहाँ पे छोड़ें। छोटी, क्योंकि 1 एकड़ 2 एकड़ को आप सँभाल सकते हैं, उठा के किसी थ्रेशिंग फ्लोर पे या किसी पक्की जगह पे रखें, ताकि असल जो नुकसान होता है जब आप घाई के वक़्त खुश्क जो पौधे हैं उन्हें उठा के थ्रेशर पे लेके जाते हैं, तो उसमें दाने झड़ते हैं। या इस दौरान कोई आंधी-तूफ़ान आ जाता है, तो उससे नुकसान होता है। तो आप उससे बचाने के लिए आप इसको ज़रूरी है कि खेत के अंदर तो आप उन दानों को इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, किसी पक्की जगह के ऊपर रखें, ताकि वहाँ से आप दानों को इकट्ठा कर सकें और नुकसान से बच सकें। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया है कि बहुत सारे काश्तकारों की फसल बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब वो कटाई करते हैं या घाई करते हैं, उस वक़्त उनका ज़्यादा नुकसान होता है और वो जो हार्वेस्टिंग के दौरान और पोस्ट हार्वेस्ट में अपनी फसल जो 5 मन 10 मन तक भी जो है, वो ज़ाया कर बैठते हैं। तो ये इसके जो है ना बहुत ज़रूरत है कि जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए कि किस तरह काटा जाए, किस तरह उसको सँभाला जाए, ताकि जो है ये इससे हम बेहतर से बेहतर मुनाफ़ा कमा सकें। जी, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब, आपने माशाल्लाह बड़े ही लंबे और अच्छे तरीके से किसानों को जो है वो उनकी रहनुमाई की। मैं आपसे थोड़ा-सा ये पूछूँगा कि 2021 और 22 के हवाले से पाकिस्तान में जो कनोला की और ख़ास तौर पे बाकी तमाम तेलदार की जो फ़सलें हैं, उनकी ख़ास तौर पे पंजाब में जो एवरेज रही है वो 17 मन तक रही है। और काफ़ी हमारे किसान दोस्त जो है वो यही आपकी बात को ही मैं लूँगा कि हमें भी कह रहे होते हैं कि हमारी जो पैदावार है वो इतनी नहीं आई। क्योंकि जब हम वैराइटीज़ की बात करते हैं तो हम उनका साथ में पोटेंशियल भी बताते हैं कि इसका 25 मन है, इसका 30 है, इसका 35 है।
तो किसान वो ले नहीं पाता और बाद में फिर गिला करता है कि जी ये पैदावार नहीं आई मेरे पास, तो 8 मन आई, 7 मन, 5, 10 मन, इतने तक। तो इस हवाले से ये बताइएगा थोड़ा सिर्फ समरी टाइप कि कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उन किसानों के लिए आप खास तौर पे कहेंगे जो ये शिकायत करते हैं कि हमारी पैदावार जो है वो कम आई है, तो खास तौर पे इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही देखें जी। अब तक अब जो वैरायटी आजकल जितनी भी चल रही है, इनका पोटेंशियल 30 मन से ऊपर है, 35 मन तक ऐसे जिम्मेदार हैं, 30-35 मन जो है आम ले रहे हैं। तो मैं फार्मर वाली ही बात करूंगा। तो आम अगर पंजाब की बात करें तो इस टाइम 17 मन जो है एवरेज है पूरे पंजाब की कैनोला और मस्टर्ड की। तो इसमें जो अहम मराइल हैं जिसपे फार्मर नुकसान जिसकी वजह से होता है, पैदावार कम आती है, वक्त काश्त, तरीका काश्त, खादों का इस्तेमाल और जो उसकी जो कटाई है, उसके वक़्त जो एहतियात नहीं करते। ये 4 मेन फैक्टर हैं कि वक़्त काश्त सही नहीं होता उसका, तरीक़ा काश्त सही नहीं होता, ठीक है? उसके बाद वो खादों का बैलेंस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते और चौथा जो कटाई है या गहाई है, वो सही तरीके से नहीं करते। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो शटरिंग होती है, जिसे हम कहते हैं झड़ते हैं वहाँ पे, वो लॉस होता है। इस वजह से जो है फार्मर वो अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। जो फार्मर इस तरीके अच्छे तरीके से काश्त कर रहे हैं, बेड्स के ऊपर काश्त कर रहे हैं या ड्रिल से काश्त कर रहे हैं, उगाव उनके पौधों का ठीक है, उसके बाद वो बैलेंस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, वक्त पे काश्त कर रहे हैं, जिस तरह हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर की 10-15 तक आप अपनी काश्त मुकम्मल कर लें और उसके बाद बड़े अच्छे वेल मैनेज तरीके से अपनी कटाई और उसके बाद उसकी गहाई कर रहे हैं, तो वो आराम से 25 से 30 मन पैदावार बिल्कुल आराम से ले लेते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है। बल्कि कुछ फार्मर 35 मन तक, और राई के अंदर अगर हम बात की जाए तो लोगों ने 40 मन तक भी पैदावार ली है और कैनोला में 35-38 मन तक। पिछले साल जो पंजाब में आया, जिसने फर्स्ट प्राइज लिया फैसलाबाद में, मुल्तान में, उनकी 50-50 मन तक एवरेज थी कैनोला की। तो इसमें देखें ना, वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिस तरह गंदम में होता है, लोग 70-80 मन तक भी पैदावार ले रहे हैं और एवरेज कम हमारे पंजाब की 30-33 मन तक आई। तो इसमें यही फैक्टर हैं कि आप अच्छे तरीके से सही वक्त पर काश्त करें, पौधों से दरमियाना फासला अच्छा होना चाहिए, उसमें जो खादों का बैलेंस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। आप जो कीड़े वगैरह आते हैं वो बहुत से अगर वक्त पे काश्त करते हैं तो वैसे ही, क्योंकि इसका मेजर जो कीड़ा है वो सब्ज तेला या एफिड जिसे हम कहते हैं, सुस्त तेला जो होता है वो होता है। तो वो जब आप वक्त पे काश्त करते हैं वैसे ही वो एस्केप कर जाता है और बहुत सी बीमारियों से भी आपकी फसल बच जाती है और आखिर में आप अच्छे तरीके से उसकी कटाई और गहाई करें तो इंशाल्लाह पैदावार बेहतर से बेहतर होगी इसमें। बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से ये भी जी अपना इंजीनियर मुश्ताक गिल साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। जी, ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया जी। मैं हाफिज साहब, आपने बड़ी डिटेल तरीके से 4 चीजें जो बताई कि हम किस तरह जो एवरेज है 17 मन, इससे हम 50 मन तक कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरी गुजारिश इस वक्त ये है कि हमें जो ये जो गैप है, यील्ड का गैप है, इसको अगर हम ब्रिज करते हैं तो एक आपने बताया टाइम ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग, फर्टिलाइजर और फिर हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, ये सोइंग से हार्वेस्टिंग। तो यही इस प्रोग्राम का मकसद है, जिसके लिए मैं ये चाहूंगा कि हम ऑयल सीड कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, आपसे बेहतर हाफिज साहब कोई नहीं जानता। किस तरीके से इस तरह वीट कैसे इंपोर्ट हो रही है, हमारे भाई कुलदीप सिंह संधू साहब ने जिक्र किया कि हमारे पास पोटेंशियल इतना है कि हम जो है ना सिर्फ अपने लिए बल्कि एडजाइनिंग जो हमारे कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, उनको हम गंदम की जरूरियात पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरी 2 गुजारिशात हैं। तो इसमें एक तो जो सबसे जो पहली मेरी गुजारिश है वो ये है कि 2 चीजें हैं, भले आप ऑयल सीड्स में आए या गंदम में आए या बाकी क्रॉप्स में, 2 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसका शायद हाफिज साहब ने इनडायरेक्टली जिक्र भी किया है। वो है जमीन और पानी, सॉइल एंड वाटर। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आप गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं, आप ऑयल सीड इंपोर्ट कर सकते हैं। जो सिर्फ 2 चीजें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते वो आपकी पानी और जमीन है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हमारी जमीन की, वो इस वक्त जो है, हमारे एक दोस्त, मैं
डॉक्टर अपने संधू साहब भी और आप सब लोग जानते हैं, बड़े वो गुरु हैं हमारे इसमें सॉइल के, डॉक्टर बीजे सिंह। तो डॉक्टर बीजे सिंह अभी 2 दिन पहले यहाँ यूएसए से पाकिस्तान आए हुए थे, उधर इंडिया आए हुए थे। तो परसों वो करतारपुर साहब में वहाँ उधर थे, तो उसके बाद ही मेरी बात हुई। तो उन्होंने जो बात की वो मैं आपसे इस फोरम के जरिए शेयर करना चाहता हूँ। बड़े तल्ख हकायक करना चाहता हूँ कि हमारी जमीनें जो हैं, हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारी जिस जमीन में हम ऑयल सीड ला रहे हैं, जिसमें उसकी फर्टिलिटी लेवल क्या है, उसकी ऑर्गेनिक मैटर उसमें कितना है, उसकी जो है वो पीएच कितनी है, उसकी ईसी कितनी है, और उसमें जो काला कलर है या सफेद कलर है, ये सारी चीजें जो है ना, ये चीजें आप डॉक्टर बीजे सिंह को मैं कोट करूंगा, उन्होंने कहा कि दुनिया के पास अगर ऑयल है तो हमारे पास सॉइल है। ये एक चीज जो है इसका, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सॉइल है इसको कैंसर हो गया है, इसको शुगर हो गई है। सॉइल का कैंसर हम कहते हैं जब इसमें सोडिसिटी आती है, जब इसमें अल्कलिनिटी आती है, और इसका जो शुगर है उसमें है कि जब इसकी पीएच बढ़ती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें जो है इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश होगी कि हम इसको, जो इनका एक्सपीरियंस मैं संधू साहब से और डॉक्टर अबुल फजल साहब से, और फिर मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अख्तर अली साहब को भी लाइन पर लें, कि हम उस विलेज लेवल पर ये जो विलेज सीड बैंक की कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस की थी आज से 20 साल पहले इरी में, ये आइडिया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने किया था। तो ये एक तरीका है कि जिसमें आप ब्रीडर के पास, आज अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जो है जावेद साहब नहीं आए, डॉक्टर जावेद साहब किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके। डॉक्टर जावेद साहब ने हमें जो है वो पिछले 2-3 साल से 3 साल से हमारा जो विलेज सीड बैंक है वहाँ शेखुपुरा में जैदी फार्म पर कक्कड़गेल में, उसमें वैरायटीज देते हैं। डॉक्टर साहब उसको बेड प्लांटिंग के जरिए, डॉक्टर अबुल फजल साहब बेड प्लांटिंग और ये जीरो टिलेज और रिजिस के जरिए उसको सीड को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हमारे दोस्त जो हैं कुलदीप सिंह संधू साहब, ये भी अपना ये सीड, मुझे याद पड़ता है अभी पिछली दफा ये करतारपुर साहब आए, मैं भी वहां गया, प्रोफेसर इकरार साहब की भी टीम वहां गई, तो हम इनको मिले, तो ये वहां से बीज राइस की मुख्तलिफ वैरायटीज, तो ये बीज जो हमारे पास है ये विलेज लेवल तक पहुंचना चाहिए। मैं ये डॉक्टर अख्तर अली साहब को आप अगर ले तो वो उन्होंने पिछले, फिर उनके बाद 2 साल से वो भी वहां सीड लेते हैं नई वैरायटीज का। तो इसका ये तरीका होता है कि ये चारों चीजें जिसका मैंने जिक्र किया है, ये टाइम ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग, सॉइल एनालिसिस, और सॉइल एनालिसिस का बदकिस्मती से अभी हमारे 1% भी काश्तकार नहीं है जो अपनी मिट्टी और पानी का टेस्ट कराते हैं। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है कि इस विलेज सीड बैंक के हवाले से अगर वहाँ कुलदीप संधू साहब ये पहले भी एक दफा प्याज का बीज लेके आए, ये हम पाकिस्तान जब आए थे, तो इनको हम ये है कि सीड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, नॉलेज के बारे में हम ये करें, तो ये इस गैजेट का इस्तेमाल करते हुए, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम उस जगह पर, हर विलेज पर अगर वो बीज, मसलन डॉक्टर अख्तर साहब मुझे बता रहे थे कि शान वैरायटी है जो बिल्कुल पिछले साल अप्रूव हुई है, इसी तरह ये हमारी 2-3 और भी वैरायटीज, तो वो विलेज लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसका 10 साल लग जाते हैं। तो अगर ये सीड बैंक की कंसेप्ट होती है, इसको सावी ने और सहकान ने 2 जगह पर, ये डॉक्टर साहब के और उस तरह आप हाजी साहब आप भी जानते हैं, आपने भी इसको गोजरा लेवल पर और यहाँ पर किया। तो ये एक तरीका है कि इसमें हमें बीज आता है, तो वहां पर जब वो उस तरीके से, अगर एक जगह पर वो डॉक्टर अबुल फजल साहब को देखते हैं पूरे गांव के लोग, कक्कड़गेल बहुत बड़ा विलेज है, बहुत बड़ा विलेज है, तकरीबन कोई जो है उसके जो मेरा ख्याल कुछ 7-8 हजार 10 हजार एकड़ उसका होगा जो कमांड एरिया। तो उस सूरत में वहां मैसेज वहां जाएगा,
तो मैं गुजारिश करूंगा हाफिज साहब आपसे कि ये जहां आप ये ऑयल सीड के लिए या बाकी मैसेज आते हैं, वहां इस विलेज सीड बैंक की जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपका ये जो राया की या कैनोला की इकसाम बताई हैं, इसको अगर वहां जाती है हमारे विलेज में जो एक्टिवेटर्स हैं, जिस तरह संधू साहब अपनी जगह कर रहे हैं, डॉक्टर अबुल फजल साहब ने वहां शुरू किया है, तो इसको हम प्रमोट करें तो हमारी एक्सटेंशन सर्विस फिर उस सीट को वहां उसी विलेज में, अगर हमारा आज भी लोग बात कर रहे हैं उसकी जो है हमारा जो है ये अकबर 19 का और दूसरी वैरायटीज का, तो वो जो है कॉमन फार्मर तक उसी सूरत में पहुंच सकती हैं जब वो उसको साथ वाले जिम्मेदार को देखता है और उसको इस्तेमाल करता है। तो ये मैं इस हवाले से इस प्लेटफॉर्म से हम थैंक यू गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू हाफिज साहब, आपका आपने बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल से जो है वो ऑयल सीड के हवाले से बताया। तो जी प्लीज़, आपका कोई ओपिनियन आपने देनी है जी प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं गिल साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि बिल्कुल इन्होंने कहा, एक तो जैसे इन्होंने बात की ज़मीन और मिट्टी, बल्कि मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट जो पूरा हमारा है उसमें ज़मीन, मिट्टी, आबो हवा, ये सब कुछ आता है। ये हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं, बड़े अच्छे दिए हैं, इसे हमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है हर फसल के हवाले से, चाहे वो ऑयल सीड हो या गंदम हो। तो असल जो इस टाइम मसला है ना, वो पैदावार बढ़ाने का है। देखें ज़मीनें हमारे पास उतनी है, बल्कि कम ही हो रही हैं। जिस तरह कॉलोनाइजेशन हो रही है आजकल, अर्बनाइजेशन हो रही है, उससे ज़मीनें हमारे पास कम से कम होती जा रही हैं। तो अब वो ज़रूरत है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं। उसमें बीज अच्छे से अच्छी जैसे बीज मौजूद हैं, उसमें एक बड़ा अच्छा जिस तरह ये कॉन्सेप्ट है विलेज सीड बैंक का, इसके ज़रिए क्वालिटी सीड ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के पास जाए और उसको अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काश्त करें और अपनी पर एकड़ जो है प्रोडक्शन को बढ़ाएं। दूसरा, जिस तरह कमर्शियल कल्टीवेशन के साथ डोमेस्टिक कल्टीवेशन भी होती है, खासतौर पर जिस तरह ऑयल सीड है हमारा, ये खाने का तेल, हम बाजार से जो तेल ले रहे हैं ये पाम ऑयल की सूरत में आ रहा है। इसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है जो दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कमर्शियल काश्त के साथ साथ अपने घरेलू जो डोमेस्टिक काश्त है ऑयल सीड की, वो भी लाजमी की जाए। अब उसमें जिस तरह आप गंदम लग रही है या दूसरी फसलें लग रही हैं, उसके अंदर जो आप बॉर्डर के ऊपर उसकी काश्त कर सकते हैं, केनोला की काश्त कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो जमीन है उसी जमीन से इजाफी जो है केनोला की फसल लें और उससे जो है आप अपने घर का तेल इस्तेमाल निकाल के उसको इस्तेमाल करें। और उससे ना सिर्फ आपको एक क्वालिटी का सीड ऑयल मिलेगा जिससे आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि इजाफी जो है वो पैदावार होने की वजह से इनकम भी होगी। और इसके साथ साथ क्योंकि गंदम के ऊपर एक फूड आइटम है, हम स्प्रे नहीं कर सकते। केनोला जब राया लेट लगता है तो इसके ऊपर तेल आता है। अब जब आप काश करेंगे तो ये इसे फरवरी के ऊपर इसके ऊपर जो सुस्त तेले का हमला होगा, सुस्त तेले को जब हमला होता है उसके साथ साथ दोस्त कीड़े भी उसके ऊपर आ जाते हैं फसल के ऊपर। जो दोस्त कीड़े इसको खाते हैं आपके सुस्त तेले को। तो गंदम के ऊपर भी क्योंकि सुस्त तेले का हमला होता है, वो वाला तेला जो आपका केनोला वाला तेला है वो गंदम को नहीं खाता, इतना नुकसान नहीं देता, उसका अपना तेल आता है। लेकिन जो इसके दोस्त कीड़े इसकी वजह से पैदा हो जाते हैं, वो गंदम के ऊपर जो तेला आता है उसको खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है वो महफूज रहती है। इसके साथ साथ आपके देखें, एक तो आपको इजाफी जो फसल आएगी, घर के खाने का तेल आएगा, उसके साथ साथ आपकी जो गंदम की फसल है उसके लिए दोस्त कीड़े भी मुहैया होंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरह काश्तकार जिन्होंने केनोला नहीं लगाया वो अपनी गंदम लगाई है कि गंदम इस दफा मुनाफा बख्श से ज्यादा फील हो रही है पिछले सालों की निस्बत, तो इस दफा गंदम की तरफ ज्यादा काश्तकार आ गए। तो उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने जो गंदम के बॉर्डर हैं उसके ऊपर केनोला की फसल काश्त करें, ताकि वो उससे अपने घर का तेल ले सकें और एक अच्छी जो है ना अपनी खुराक कर सकें और अपनी सेहत को बेहतर बना सकें। जी थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब रिसर्च डिपार्टमेंट से डॉक्टर अख्तर अली साहब। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना जो है कीमती वक्त निकाला
हम उनसे उनकी ओपिनियन लेंगे कि आजकल जो गवर्नमेंट है वो गंदम के हवाले से और इसी तरह तेलदार अजनास के हवाले से क्या क्या ऐसे अवामिल कर रही है जिसका किसानों को फायदा है। जी, अगर डॉक्टर अख्तर अली साहब अपने आप को अनम्यूट करें और काइंडली अपनी ओपिनियन से, अपनी राय से हमें आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गिल साहब का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने मेरे कच्ची से क्लास फेलो होने का जो है ना आज हक अदा कर दिया है, मुझे भी इस फोरम पे लेके आए हैं। ये मेरा पहला मौका है, तो मैंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं। अच्छा, ये को बात हो रही थी कि ये पहले नंबर पे आता है हमारा वक्त काश्त। मैं बतौर ब्रीडर कहूँगा कि पहले नंबर पर मेरे नज़दीक आती है वैरायटी, उसका पोटेंशियल कितना है, कौन सी वैरायटी है, उसका सीड किस क्वालिटी का है। तो उसके बाद रही बात वक्त स्वयं की, तो उसमें तो ब्रीडर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। जिस तरह वो कुलदीप सिंह ने फरमाया है कि हम तो 15 जनवरी तक ले गए, तो वो ब्रीडर जो है ना उसको तो हैंडल कर लिया। लेकिन जो वैरायटी है जिसका पोटेंशियल, जब जब तक वैरायटी पोटेंशियल वाली ना होगी, उसका क्वालिटी सीड नहीं होगा, हम पैदावार ज़्यादा नहीं ले सकते। बाकी अवामल जितने भी हैं वो वैरायटी पर डिपेंड करते हैं कि वो वैरायटी उसको, खाद को, पानी को बर्दाश्त करती है या नहीं। तो पिछली दफ़ा एक तकरीर में संधू साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें यूनिवर्सिटी से 5-5 किलो बीज देते हैं लोगों को, जिम्मेदारों को, वो अपना बना लेते हैं। वो कह रहे थे कि जिम्मेदार जो बनाते हैं वो कंपनी वालों से अच्छा बना सकते हैं। वो बड़े संभाल से 5 किलो लगाएंगे, कनाल में लगा लेंगे, और वो उससे जो बीज बनेगा वो उनसे अच्छा होगा, क्योंकि वो बड़ा संभाल के उसको अच्छे तरीके से उसकी काश्त करेंगे, तो उससे ज़्यादा पैदावार लेंगे और अच्छा बीज बना लेंगे। तो दूसरा, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है बीज में। ये अब मैंने गांव में ये शुरू किया है कि लेटेस्ट वैरायटीज लेके, उसका बेसिक सीड लेके मल्टीप्लाई करके उनको कहा है कि आम रेट पे आपको ये दस्तयाब है। तो वो एक हमारी मीटिंग हुई, तो उस पर कहने लगे ये तो आपने इधर ही बनाया। मैंने कहा आप जो कंपनियों से लेते हैं, वो मैं आरसीए में रहा हूँ 3-4 साल, उनका सीड का इंचार्ज था मैं, तो वो भी जितना भी बीज मल्टीप्लाई होता था वो सारा जिम्मेदारों के खेतों पे होता था। वहां से वो परचेज करते थे, बाई बैक करते थे, उसको छानना वगैरह लगा के प्लांट से गुजार के वो बीज बन जाता था। तो यही काम मैंने कहा ये हमने भी किया है। क्वालिटी वही क्वालिटी होती है। तो इसमें जो है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अगर बाहर में को अच्छे थैले में बंद होके आ गया है तो ये बड़ा अच्छा बीज है। जिम्मेदारों को खुद ही अपना करना चाहिए। अब अगर आप ये देखेंगे, अगर एक गांव में को 2-4 आदमी भी अच्छी वैरायटी का लगा लेते हैं, अगली दफा सारा गांव ही वो सीड इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका जो है ना ये बहुत फायदा है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी और अच्छी किस्म का होना इसी तरह है कि रामाउंट डिपूस में मुझे बुलाते थे, वो उनके इंचार्जेस जो होते थे कि ये हमें फॉडर के सीड के हवाले से कि किस तरह फॉडर का सीड हम बनाएं और हम इस्तेमाल करें तो हमारी पैदावार ज़्यादा। मैं उनको ये मिसाल देता था कि आप जब कोई घोड़ा पालते हैं तो पहले आप उसकी नस्ल देखते हैं, तो फिर उसके पर मेहनत करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं और वो बड़ा अच्छा बन जाता है। अगर वो शुरू में ही आप कोई टट्टू टाइप लेके शुरू हो जाएंगे तो उसमें आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो नहीं अच्छा घोड़ा बनेगा। इस तरह अगर आप अच्छा बीज लेके उसमें खाद पानी सारी आप मेहनत करेंगे तो आप भरपूर फसल लेंगे। अगर बीज ही आपने पहले ही कोई अच्छा नहीं इस्तेमाल किया, उसका पोटेंशियल ही नहीं है इतना, तो वो आपकी खाद को भी नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगा। वो उसकी लॉजिंग हो जाएगी या कुछ मसला बन जाएगा। वो उसका क्योंकि पोटेंशियल नहीं है तो वो आप पोटेंशियल नहीं ले सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे मैं कहूँगा कि बीज की वैरायटी जिस जिस वक्त पे आप कर रहे हैं उसके मुताबिक देखें। अगर लेट हो गए तो शॉर्ट ड्यूरेशन ले लें, अगर टाइम पे कर रहे हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन आप कर लें। और उसके बाद जो है ना उसकी क्वालिटी में ये है कि मैंने खुद तजर्बात किए हैं। ये चने में मैंने किया है, बाकी फसलों में, वीट में भी काफ़ी काम हुआ है। सेम वैरायटी उसमें अगर आप छानना लगा के मोटे मोटे सीड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पैदावार ज़्यादा होती। वजह क्या थी वो हमने पूरा स्टडी किया, मेरे पेपर हैं इस पर।
कि उसके अर्ली स्टेज पे जो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो मोटे दाने वाले की ज़्यादा बेहतर बनती है। तो इस तरह जो क्वालिटी सीड है, जो जिसको कहते हैं हम कि छानना लगा हुआ है, उसमें यही होता है। ये हमने जब ये तैयार किया तो 5-7 किलो हमारा बीज ऐसा निकल गया था जो सीड के लायक नहीं था, छोटे दाने थे, टूटे हुए दाने थे, वो सारे निकल गए। तो इसका ये फायदा है कि ये अगर कोई जिम्मेदार कहता है ना कि ये जी महंगा है, मैं कहता हूँ ये क्वालिटी सीड अगर आप खरीदें जो महंगा नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि अगर वो अपने पड़ोले से इस्तेमाल कर रहा है तो 100,000 50-60 तक चला जाएगा। कोई सीड जी इसमें से कुछ लगा होगा, इसमें कुछ छोटे दाने हैं, कुछ इसमें कोई इम्प्योरिटीज भी हैं, तो ज्यादा डाल दो। एक तो वो कम डालेगा तो उसको उतनी पे आ जाएगा, उसका जो है ना इन दी लॉन्ग रन उसको उतने में ही वो पड़ेगा, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा उसका। दूसरा, वो अगर बीज ही बदल लेना, अगर कोई जिम्मेदार कोई और काम नहीं कर सकता तो मैं कहता हूँ कि वो अपना बीज बदल ले अच्छी वैरायटी का और क्वालिटी का। तो इसके बाद ये है कि अगर जिम्मेदार ने जब खुद अपना बीज बनाना है ना, तो उसको लिए जो गिल साहब कह रहे हैं ना कि बेड प्लांटिंग, दैट इज द बेस्ट वे। उसमें ये होगा कि सारे सीड जब आएंगे ना, वो बॉर्डर इफेक्ट आएगा उनमें, वो दाने मोटे बनेंगे। तो जब सीड हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक तो सीड बन गया, तो बाकी होता है हमारा वो फीड, वो जो निकल जाता है उसमें से। अगर आप उसको खेलियों पे लगाएंगे, आपके वो दाने मोटे होंगे, बीज अच्छा बनेगा, तो आपको जो है ना नॉन सीड जो है ना, उसकी रेशो बहुत कम हो जाएगी, बहुत थोड़ा निकलेगा। अगर तो अगर आपने बहुत ज्यादा सीड रेट इस्तेमाल किया हुआ है 50-60, तो साफ ज़ाहिर है कि पौधे ओवर क्रोडिंग हो जाएंगे, उनमें दाना जो है मोटा नहीं बनेगा, तो सीड की परसेंटेज आपकी फिर कम हो जाएगी, नॉन सीड ही ज्यादा बनेगा। तो मैं वहाँ देखा, एक बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं, मैं जब गया तो एक खेत उन्होंने 80 किलो से काश्त किया हुआ था। तो उनसे पूछा, यार ये मुझे बता दो कि ये किसने आपको कहा कि 80 किलो का 1 एकड़ आपने काश्त किया? कहते हैं यहाँ के इंचार्ज जो है ना, MBBS डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि 2 बच्चे पल जाते हैं तो डबल सीड कर दो तो डबल सीड हो जाए। मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने कहा मुझे ये बताएं, अगर तो आपने दाने गिन के देने हैं ना जिम्मेदारों को, तो आप ठीक है, आप बेहतर कह रहे हैं, नंबर ऑफ सीड्स बहुत हो जाएंगे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी, वो सीड तो नहीं होंगे, वो तो ब्रीक ब्रीक से होंगे। तो आपने तो देना है उनको वजन के हिसाब से तोल कर, आपको दाने मोटे चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। अगले दफा फिर हमने 30-40 वाले खेत लगाए, कहते हैं यार ये मेरे वो उससे 80 वाले से ये बेहतर है, पैदावार भी ज्यादा आई, दाने भी मोटे थे, उनका नॉन सीड जो थे वो उसकी रेशो बहुत कम हो गई थी। तो इसलिए जिम्मेदारों को ये हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हम ये सीड के काम में आ जाएंगे, इसमें कोई साइंस नहीं है, सारे जिम्मेदार ही करते हैं। तो आइंदा तो मैंने ये सोचा है कि अगर जिम्मेदार ये हेजिटेट कर रहे हैं ना कि हम क्यों सीड सारा इनसे क्यों ले, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको 5-5 किलो दे दिया जाए कि भाई ये तरीका है, आप कनाल कनाल अपना अच्छे तरीके से लगाओ, अपना खुद कफील हो जाओ। तो दूसरा ये है कि लेटेस्ट वैरायटीज हम देते रहे हैं। इस दफा भी जो टॉप पे थी अरूज है, निशान है, क्योंकि निशान जो है वो हीट रेजिस्टेंट है, टर्मिनल हीट रेजिस्टेंट है, जब एंड पे गर्मी आती है तो वो बर्दाश्त कर देती है। तो वो उस लिहाज से, क्योंकि पिछले साल तो हमारा बारिशों वाला सीजन था, अच्छा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। पिछले साल हमारी क्रॉप इसलिए अफेक्ट हो गई थी कि टर्मिनल हीट आई, तो उससे जो जिसको कहते हैं ना कि क्रॉप फूल गई, और जिधर था दाना उधर ही वो मेच्योरिटी, फोर्स मेच्योरिटी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, फोर्स मेच्योरिटी होके वो पैदावार बहुत मुतासर हुई। तो इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अभी आने वाली वैरायटी है वो लगाई हुई है, तरबूज है, ये दिलकश है, अकबर है, और ये दोनों निशान भी है। तो इनमें सबसे एक तो जिम्मेदारों को ये दिखाएंगे कि एक ही फार्म पे आप ये देख लें, आप पसंद कर लें कि आप कौन सी वैरायटी पसंद करते हैं, वो आप उसका बीज ले लें। क्योंकि मुख्तलिफ जगह पे अगर वैरायटीज लगी हो तो उनका कंपैरिजन नहीं होता। एक जगह पे एक ही हालात में एक ही खाद की डोज पर एक जैसा ही पानी सबको लगने के बाद आपका बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा कि ये आप देख लें और ये ले लें। तो ये गिल साहब ने शुरू करवाया था। अब इसका हमारा दूसरा जो है वो है कि जिम्मेदारों को बीज के साथ कोई जो है ये बेड प्लांटर और दूसरा लेजर, ये फैसिलिटीज भी
गांव लेवल पे मुयस्सर आ जाए। तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि कोशिश ये है कि पहले से कोई फ़र्क नुमाया होना चाहिए कि लोग कहें कि अब हमारी सबकी 50+ हो गई है। तो 40+ तो आम जिम्मेदार पहले ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 50+ ही सबकी पैदावार होनी चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। बाकी अगर आपने कोई चीज़ इस पे कोई पूछना है तो मैं हाजिर हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तली साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ जो हैं उनके बारे में किसानों को आगाह किया। इसी के साथ हम जो है वो सवालात व जवाबात का जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे हमारे दरमियान जो जूम पे मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछना हो या किसी ने कोई अपनी इजहार राय करनी हो तो वो कर सकता है। जी, अगर किसी ने अपना कोई पॉइंट ऐड करना हो, कोई सवाल हो आपको इस हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि जिस तरह आपको मालूम है सावी एक डिजिटल इदारा है, एक डिजिटल एग्रीकल्चर की कंपनी है। तो हमारे पास सावी मोबाइल ऐप है जो आप सब पहले भी जानते हैं, और बाज़ जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि हमारी जो मोबाइल ऐप है उसको आप अगर इंस्टॉल करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको हर फसल के हवाले से पाकिस्तान में जितनी भी तमाम मेजर फसलें होती हैं, अहम फसलें होती हैं, उस हवाले से छोटी छोटी उर्दू, पंजाबी और मुख्तलिफ ज़बानों में वीडियोस बना के रखी गई हैं, जो आपको आपकी फसल की जो मैनेजमेंट है और बीमारियां हैं, कीड़ों का इसदाद है और बाकी जितने भी अवामिल हैं, तो उससे वो रोशनास करवाती है। और इसी तरह उस ऐप की जो एक यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप उसमें अपना खेत शामिल करते हैं तो आपको पूरे अगले हफ्ते का जो मौसम है उसका पता चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह आपको जो सेटेलाइट की मदद से आपकी जो फसल होगी उसकी सेहत भी मालूम होगी। और इसी तरह हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अपनी मार्केट प्लेस भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें किसानों को ये मौका होगा कि वो अपनी जो भी आउटपुट्स आती हैं, जो भी प्रोडक्शन होती है, चाहे वो गंदम की है या किसी और फसल की, तो वो उस हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करें, अपनी चीज़ें लगाएं, तस्वीरें लगाएं और उनकी रेट्स खुद तय करें और उनसे बातचीत करें। और इसी तरह हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, जो हमारा मार्केट का सेक्शन है। तो इसी हवाले से किसान भाइयों, आप सावी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, क्योंकि हम डेली बेस पे आपके लिए काम कर रहे हैं। हम डेली बेस पे छोटी छोटी वीडियोस बना के उर्दू ज़बान में, उर्दू एक पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, तो उसमें बना के आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं डेली बेस पे, ताकि आप उनको सुने और आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी जो फसल है उसको मैनेज करें, ताकि आपकी पैदावार इंक्रीज हो। और आपकी पैदावार बढ़ेगी तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की पैदावार बढ़ेगी और पाकिस्तान उस फसल में इंशाल्लाह जो खुद कफील हो जाएगा। इसी हवाले से मैं डॉक्टर, थोड़ा ऐड करना चाहूँ। जी जी जी, मैं जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ऐसे है कि जो जॉइंट पंजाब था पाकिस्तान बनने से पहले, एक जी राइस की वैरायटी थी चोना 349, चोना 349, विच वॉज वेरी पॉपुलर इन सारे पंजाब में। तो वो 100 दिन में पकती थी, सीड टू सीड वो 100 दिन लेती थी। तो हमारी ये जो आपकी दो दो बासमती की वैरायटियां, बासमती 385 और बासमती सुपर बासमती, ये लंबा टाइम लेती हैं। जो सुपर बासमती के नीचे जो एरिया है वो लेट हो जाता है गंदम बोने के लिए। तो मेरी तो ये आपको सलाह है कि ये जैसे बासमती 1509 और एक बासमती है 1692 और एक है पीबी 1847, ये तीनों शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटियां बासमती की हैं और बड़ी पॉपुलर हैं पाकिस्तान में भी। जी डॉक्टर तो साहब, इनको इंशाल्लाह अगर लगाया जाए तो हमारी ये समस्या गंदम वाली जो है, सोइंग पीरियड हमारा थोड़ा एडवांस हो जाएगा जो कि लेट होता है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो लेट सोइंग में किसी के खेत में वत्तर कम है, तो बीज का छट्टा दे करके
किसी भी रिजर्व से वो खालियां बना ली जाएं, मतलब जैसे इसके आलू के रिजर्व से बन जाती हैं, और किसी तरीके से जो छोटे बेड बन जाए। सूखे खेत में गेहूं बो दें और अपनी रिज बना दें और पानी लगा दें, आधा आधा तक पानी जाए तो आपकी गेहूं है जो आपकी गंदम जो है 10 दिन 15 दिन अगेती बन जाएगी। ये भी एक छोटा सा तजर्बा है जो बड़ा कामयाब है। सारी गंदम की जर्मिनेशन बढ़िया हो जाएगी। सूखे जो खेत में उसके क्यारे बना ले, जैसे आलू के खेत के क्यारे बनते हैं, और उसमें पानी लगा दें। आधी रिज तक पानी जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए ज्यादा, तो क्योंकि वो अपने मॉइस्चर से सारी गेहूं उगाएगी। ये छोटा सा एक सजेशन था। और एक दूसरा वही जो बासमती सोइंग टाइम में जो अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती की वैरायटियां सिर्फ वही लगाने की मुहिम चलाई जाए। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह साहब। अभी हम सवालात का जवाब देंगे। हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद थे अदनान सरवर साहब, तो उन्होंने एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है जी कि सर एक मेरी गंदम का खेत 4 नवंबर को काश्त हुआ है, आज चेक किया है 2 पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं, जिस जैसे रस्ट हो, तो इस मुतल्लिक बताइएगा। जी अदनान सरवर साहब, आप सावी का नंबर नोट कर लें, 0304 50 72 115। दोबारा सुन लें, 0304 50 72 115। आप अपनी फसल की तस्वीरें बनाएं और हो सके तो करीब से वीडियो बनाएं और हमारे इस नंबर पे आप भेजें। इंशाल्लाह आपको वो तहकीक के बाद और जो बेहतर सोल्यूशन हुआ वो इंशाल्लाह बताएंगे। इसी तरह दूसरा उनका सवाल है जी, सुपर राया और कनोला में सल्फर कब इस्तेमाल करना चाहिए जिसके बेहतर नतीजा? जी ओवर टू यू हाफिज साहब, ये बताइएगा इनको। जी ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल। जब फूल निकलना शुरू हो उस वक्त आप 4 से 5 किलो सल्फर फी एकड़ या 1 बोरी अमोनियम सल्फेट जो है वो इस्तेमाल करें। सल्फर खाली करेंगे तो उसके साथ आपने यूरिया का आधा बैग इस्तेमाल करना है। और सल्फर एलिमेंटल सल्फर नहीं लेनी है, आपने सल्फेट फॉर्म वाली सल्फर लेनी है। ठीक है, जो 80% सल्फर मिल रही है मार्केट में वो सल्फर लेनी है 4 से 5 किलो जब फूल निकल रहे हैं फसल के। ठीक है, उस वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। और साथ यूरिया आधा बैग या अमोनियम सल्फेट 1 बैग एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें तो आपकी फसल पे उससे फायदा होगा। जी इसी तरीके से इनका एक अगला सवाल है जी कि कनोला और राया की अभी काश्त की जा सकती है, तो जी आप लेट काश्त जो है वो पिछेती काश्त को कर सकते हैं। इसी तरह उनका अगला सवाल है कि तिल का मुस्तकबिल क्या है किसानों के हवाले से। ये हाफिज साहब आप बताइएगा, क्योंकि आजकल चाइना के साथ एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है उसका इनिशिएटिव हो गया है, तो तिल के हवाले से ये थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा। जी, तिल अब एक नई इमर्जिंग हमारी बड़ी क्रॉप है और एक कमर्शियल फसल जो है बनती जा रही है। इस साल पंजाब में तकरीबन 10 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो काश्त की गई और पाकिस्तान में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया के ऊपर तिल की जो है वो फसल काश्त की गई है। और इस साल आपको मैं बताऊं जितने तिल काश्त हुए थे पंजाब में वो तिल सारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं, तिल मिल नहीं रहे। ठीक है, लोग आपके पीछे पीछे हैं कि तिल दें। ठीक है, हमारे पास वो तिल थे तो मैंने एक जो आड़ती मंडी में होता है उसको दिखाया, तो वो कुछ तिल थे अपना जो हमारे डॉक्टर जावेद साहब है उन्होंने भी गंदम के बाद लगाए थे तो उनके भी दिखा दिए। तो वो क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्शन सिस्टम होता है वो पीछे पड़े हुए हैं कि तिल उनसे कहें कि वो तिल दें, तो तिल मार्केट में नहीं मिल रहे। तो इसमें अब ना सिर्फ चाइना हमारे से इसको इंपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ अरब कंट्रीज, जापान, ये जो हमारी रशियन स्टेट्स हैं, ये इवन अमेरिका तक हमारे अरब कंट्रीज, इधर सब में तिल जा रहा है। तो इसमें तिल को आप काश्त करें, एक तो अच्छे तरीके से काश्त करें, इसमें भी वही सारा कुछ के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अच्छा बीज और सारा, जब वो तिल का मौसम आएगा हम आपको डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह उस पे, तो वो काश्त करें। दूसरा, इसकी क्वालिटी बेहतर करें क्योंकि ये चीज है एक्सपोर्ट वाली। एक्सपोर्ट जब होगी, क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो आपकी डिमांड वो जो है बरकरार रहेगी। जो आपसे तिल लेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का आप तिल देंगे तो वो कहेगा जी मुझे दे तिल। अगर आपने उसमें मिलावट शुरू कर दी या कोई और उसमें क्वालिटी उसकी कम हो गई, उसमें अफ्लाटॉक्सिन आ गए, कोई और चीज आ गई, तो इंटरनेशनल उसकी डिमांड कम हो जाएगी और आपके तिल बिकेंगे नहीं, फिर वो टके टोकरी वाला हिसाब हो जाता है। इसलिए अगर आप
ये चाइना तो ये कहता है कि आप पूरे पाकिस्तान में भी तिल लगा लें अच्छी क्वालिटी के तो हम सारे के सारे उठा लेंगे, तो इतनी इसकी डिमांड है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये क्या है कि हम अपनी पैदावार इसमें बढ़ाएं, इसकी क्वालिटी बेहतर करें, और इसको जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि हमारे एक्सपोर्ट के लाइजान जो है उसको बेहतर से बेहतर कराए और इसे बेहतर से बेहतर लेके जाएं और वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलप हो ताकि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो इंशाल्लाह अगले साल भी इसी तरह होगा कि अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि अब 20,000 रुपए तक इसका रेट है मार्केट के अंदर इस टाइम मन का 40 kg का। और ये देख ले कि जो 10 मन भी अगर पैदावार ले लेता है तो 2 लाख रुपए के खर्चा इसके ऊपर 30-35 हजार रुपए आता है। तो 90-100 दिन की फसल है, बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी, पैदावार, सीड, जिस तरह बताया अख्तर अली साहब ने कि सीड की अपनी बड़ी अहमियत होती है कि क्वालिटी, वैरायटी और फिर उसका क्वालिटी का सीड हो, ये सारी चीज़ें। और इसकी फिर सबसे एंड पे मैं यही कहूँगा कि आप क्वालिटी मेंटेन करें, कि जो पिछले साल बड़ी कुछ शिकायतें भी आई हैं कि लोगों की तरफ से, तो उन चीज़ों की तरफ ना जाए, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, पॉजिटिविटी की तरफ आए और अपनी पैदावार और मेयार बढ़ाएं। इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट होता रहेगा, पैसे की हमारे मुल्क को ज़रूरत है और एक बड़ा हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की सूरत में मिल रहा है, तो इंशाल्लाह फार्मर को बड़ी एक मुनाफा बख्श फसल रहेगी। जी, अगला सवाल है कि गंदम के जो बॉर्डर्स होते हैं, किनारे होते हैं, उस पे अगर हम कनोला या सरसों काश कर लें तो उसके क्या फ़वाद हैं। जी, हमने बड़ी डिटेल से माशाल्लाह हाफिज साहब ने ये बयान किया है कि उसके क्या क्या फ़वाद हैं। और इसी तरह दूसरा सवाल हमारे साथ मौजूद थे सजाद हुसैन साहब, फेसबुक से उन्होंने किया है कि गंदम की 80 मन पैदावार मुमकिन है पाकिस्तान में। तो सजाद हुसैन साहब, बिल्कुल मुमकिन है अगर आप हिम्मत करें तो। क्योंकि यूके में अगर 160 से 200 मन के करीब वो औसत ले सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं 100 या 80 तक हम जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आप जो भी महकमा की सिफारिशात हैं, सावी की सिफारिशात हैं, आप उन पे अमल करें और आप हमारे साथ हो के मिल के फसल लगाएं, सावी की एडवाइजरी सर्विस पे अमल करें, तो इंशाल्लाह आपकी पैदावार 80 मन आएगी। और इसी तरह दूसरा सवाल है जी, गंदम में बोरान, जिंक, सल्फर का इस्तेमाल कब करना चाहिए और क्या फायदा है। तो इस हवाले से जो बोरान के हवाले से बोरिक एसिड है वो आप इस्तेमाल करें, और जिंक के हवाले से जिंक सल्फेट है 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप बिजाई टाइम आप इस्तेमाल करें तो बेहतर नतीजे आते हैं। और इसका जो मेन फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी फसल की सेहत को बेहतर करता है, बीमारी नहीं लगने देता, और दूसरे जो अज्जा हैं उनको पौधे के करीब ले आता है ताकि पौधा उनको ले। और इसी तरह पौधे का जो सिट्टा बनता है उसमें ये मददगार होते हैं, और सिट्टे की जो भराई होती है उसमें यानी कि क्वालिटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद थे आसिफ राव साहब। उनका सवाल था कि गंदम में खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। आसिफ राव साहब, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे थे तो हमने पहले ही ये डिस्कशन की है कि खादों के इस्तेमाल से पहले आपको ज़मीन का टेस्ट कराना निहायत ज़रूरी है। तो इसके लिए महकमा के साथ साथ सावी की टीम भी मैदान में है। आप सावी का दिया गया नंबर जो है वो मिलाएं और अपना सॉइल का जो मिट्टी का सैंपल है वो भिजवाएं। इंशाल्लाह आपको टेस्ट करके बताएंगे कौन सी खाद कितनी और कब इस्तेमाल करनी है। तो इसी हवाले से मैं अपने पैनलिस्ट में जाऊंगा, अगर किसी का कोई पॉइंट है या सवाल है, अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, बहुत देर हो गई है। जी, किसी का कोई पॉइंट या कोई सवाल हो तो। जी गिल साहब जी वेलकम। ये जी बड़ा अच्छा कंक्लूजन की तरफ प्रोग्राम जा रहा है। मैं हाफिज साहब से जो इनका इनिशिएटिव है मुझे बड़ी इंकरेजमेंट हुई है, खासकर जो के बारे में, ससमे के बारे में जो हुआ है कि इस वक्त मिल नहीं रहा है कि कैसे अच्छी क्वालिटी का, लेकिन इसकी जो पैदावार है और फिर जो मैक्सिमम पोटेंशियल है इसका, हाफिज साहब ने उसका भी जिक्र किया। तो इसको हमें जो शील्ड का गैप है उसको ब्रिज करने के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर अख्तर अली साहब जो बात कर रहे थे उन्होंने जिक्र किया, और बीच में वो ग्राम का भी जिक्र किया कि ग्राम भी एक, इस वक्त ग्राम जो है वो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान की एटलीस्ट हमारी जो है जो हर एक की रमजान के महीने में
चने की जरूरत होती है कि हम पकौड़ों में या दूसरे इस्तेमाल करते हैं, ये हर एक की जरूरत है ये, इसलिए। लेकिन उसकी जो पैदावार है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है कोई एवरेज 5-6 मन से ज्यादा नहीं होगी जो हमारी इस वक्त आ रही है। ये दूसरा ग्रे एरिया है। तीसरा, मैं हाफिज साहब से ही इन्हीं के तवज्जुह से ये करूंगा कि यहाँ जो इस वक्त मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं इस वक्त इधर जो है टाउन जिसमें ये दुनिया का मूंगफली का कैपिटल है, वर्ल्ड्स पीनट कैपिटल, और इसका इस वक्त पिछले 1 महीने से यूएसए का नेशनल जो है पीनट जो है वो फेस्टिवल जा रहा है। मैं पिछले सैटरडे को गया था, आज भी अगर मुझे मौका मिला तो अगेन मैं वहां उधर अटेंड करूंगा। पूरी दुनिया से जो टेक्नोलॉजी उसमें वो आ रही है, और उसके बाद जिम्मेदार आते हैं, कंपनीज आती हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं। तीसरा ये एरिया जो है मूंगफली को भी मैं चाहूंगा कि आप अपने ऑयल सीड में, और इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल आप देखें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना है और किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। मैक्सिमम ये है कि हम डाइवर्सिफिकेशन लेके आए। लास्टली, अब जब संधू साहब ने भी बात की तो हमारा ये है कि मैं डॉक्टर खालिद साहब, मेरे ख्याल आई थिंक डॉक्टर साहब भी आ गए, वो कंक्लूड करने से पहले मेरी एक तजवीज़ है इस हवाले से, क्योंकि सीड बैंक के बारे में और किस तरह जिम्मेदार अपना बीज लेके, वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनका जो एक्सपीरियंस है, और फिर ये डॉक्टर अबुल फजल साहब का और इनका, तो डॉक्टर अख्तर अली साहब ने जो जिक्र किया है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, मेरी डॉक्टर खालिद साहब से बात हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं भी अगले 4-5 दिन तक इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। तो हमारा प्रोग्राम, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, वो हमारा प्रोग्राम है कि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक इसी टॉपिक पर जो है हम एक कॉन्फ्रेंस करें हमारा फैसलाबाद में, जिसको प्रोफेसर इकरार साहब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जो हमारी हो 14 तारीख को, हम डॉक्टर खालिद साहब विल बियर मी आउट, उसमें हम इन सब जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, विलेज सीड बैंक के हैं, इनको हम इनवाइट करें, वहां पर वो आए, और बाकी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनको हम जो है वो ऑनलाइन लें, और इसके जरिए हम दुनिया के किसी हिस्से से भी जहां से टेक्नोलॉजी मिलती है, भले वो सॉइल टेस्टिंग की हो, वाटर टेस्टिंग की हो, मशीनरी की हो, और उसको हम ये लें। मेरी उसके बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद साहब जरा ज्यादा डिटेल करेंगे कि हम उसके बाद हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो इस वक्त टार्च बेरर है, हम सब के सब वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कूल, और हमें फख्र है, बल्कि हमारा जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना भी है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी के बाद एशिया की ये कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, और ये एक हमारा अल्मा मैटर है, और ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है इन्होंने स्टीयर किया था। इस वक्त हमें जो है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, जो कि दुनिया आगे बढ़ चुकी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं चाह रहा था कि डॉक्टर खालिद इसको वाइंड अप करें, तो मेरी सजेशन ये है कि हम ये कॉन्फ्रेंस जो है इसको हम जो है करें, उसमें हमारा सीड बैंक का ये आइडियाज प्लस जो है हमारा हम फरवरी नेक्स्ट ईयर जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हमारी एलुमनाई मीटिंग होती है फरवरी में समटाइम, तो उस एलुमनाई मीटिंग में हम एक, हमारे कुलदीप संधू साहब हैं, डॉक्टर बीजे सिंह है, और बड़े बड़े फार्मर हैं और रिफार्मर भी हैं, उनको हम इनवाइट करें, उनको इंटरनेशनल ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और वहां से हम शुरुआत करें कि हम कम पानी से, कम खाद से, कम बीज से, कम पैदावारी लागत से और कम माहौलियाती आलूदगी से हम ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, और हम जो है डाइवर्सिफिकेशन में आए, और किस तरीके से हम अपनी सॉइल की जो हेल्थ है, पानी की जो कंडीशन है, इसको हम जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म को ये कहूँगा कि उसमें जो हमारी 14 दिसंबर को हम प्लान कर रहे हैं, प्रोफेसर इकरार साहब से हम कर रहे हैं कांटेक्ट, डॉक्टर खालिद साहब आएंगे,
13 को वो उधर होंगे लाहौर, और फिर 14 को हम इकट्ठे जो है वहाँ उधर आएंगे। तो उस कॉन्फ्रेंस को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होस्ट करे, सावी उसको वो होस्ट करेगी इंशाल्लाह। हमारा है कि वहाँ पर हम ये एक एग्जीबिशन भी और ये सारा, और उसमें ये जो हमारा रिच एक्सपीरियंस है जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स का है, डॉक्टर अबुल फजल साहब जैसे हमारे सुल्तान भट्टी साहब हैं, एंड मैनी अदर्स, हमारे जितने भी हैं उनको हम वहाँ पर उसमें लेके आए। और ये एक सबसे बढ़कर जो है हमें इसकी अब जरूरत है इस स्टेज पर, इस पूरे मिशन की ओनरशिप लेने के लिए। मैं इस मौके पर, डॉक्टर अख्तर साहब ने मेरे साथ बात की तो मैंने चौधरी अब्दुल हमीद हमारे यहाँ बड़े एनर्जेटिक पुशिंग हमारे डायरेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस के हैं फैसलाबाद डिवीजन के, उनको मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इमीडिएटली, चौधरी साहब ने ये डॉक्टर अख्तर साहब के साथ हमारे उसी गांव में विलेज सीड बैंक में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे उन्होंने यहाँ किया। तो इस तरीके में हम ये सजेस्ट करेंगे कि इसकी ओनरशिप एकेडेमिया भी ले, प्राइवेट सेक्टर ले, जिस तरह हम सावी कर रहा है, और फिर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले। तो सब मिलजुल के हमने जो है वो अपने पाकिस्तान के तकरीबन कोई 10 मिलियन स्मॉल फार्मर्स हैं, 1 करोड़ के करीब स्मॉल फार्मर्स हैं, उन तक पहुंचना है। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि ये सीड बैंक भी और बाकी भी इंटरवेंशन। मैं ये चंद इसलिए कर रहा था कि ये ऐसा रिच एक्सपीरियंस दुनिया के आप वसीम मोहम्मद साहब शायद किसी वजह से वो उनकी और कमिटमेंट हो वो ना हो, उनके प्रोग्राम भी चलते हैं, तो हम भी इस तरीके से ये इस मिशन में लेट दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है वो इसको एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है, और वो होगा टिलेज रेवोल्यूशन, वो होगा डिजिटल रेवोल्यूशन, उसको करने के लिए ये मैंने एक रोड मैप छोटा सा सजेस्ट किया है, इसको आप जरा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताकिल साहब आपका। अभी अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो या किसी को कोई मालूमात या रहनुमाई चाहिए हो तो सावी के दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह हम उसकी भरपूर तरीके से रहनुमाई करेंगे। इसी तरह मोहतरम किसान भाइयों, हम जो आने वाले वक्तों में इसी तरह हर फसल पे पहले की तरह इस तरह के प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलती रहेगी। तो इसी लम्हात के साथ मैं अपने मेहमान जो कि जिनमें हाफिज साद बिन मुस्तफ़ा साहब हैं, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक गिल साहब, डॉक्टर अख्तर अली साहब, हाफिज वसी साहब, कुलदीप सिंह साहब और जितने भी सावी के टीम मेंबर हैं और जिन्होंने हमें ऑनलाइन या जूम पे ज्वाइन किया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।